अच्छा भाई, कल कहाँ पे हमने खत्म किया था? हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल तक पढ़ लिया था। क्विकली रिव्यू कराओ, हमने क्या क्या पढ़ा था। कॉशन क्या होता है? कॉशन भाई, कॉशन क्या होता है? कॉशन में 4 चीजें आती हैं। कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, थ्रेटनिंग टू कमिट, अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेटनिंग टू डिटेन। 4 चीजें अगर होंगी और किस पर्पस के लिए होंगी? टू एंटर इनटू द कंट्री। इसको हम क्या कहेंगे? कॉशन। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कॉशन के और हमने रूल्स पढ़े। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कॉशन, थ्रेट टू फाइल अ फॉल्स चार्ज इज कॉशन। फिर हमने बात की कि हु कैन एक्सरसाइज एंड किसके ऊपर एक्सरसाइज होता है, ये हमने बात की। एंड देन इफेक्ट ऑफ कॉशन। ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉशन में मैंने बताया था कि व्हेनेवर द क्वेश्चन इन एग्जाम कम के व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉशन, तो अगर आपने सिर्फ ये लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टी के पास राइट आएगा आइदर टू मतलब बी इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड और टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज ओनली हाफ पार्ट। तो दूसरे 2 पॉइंट हैं वो भी आपने कवर करने हैं। ऐसा ना हो कि पता चले आपने आधा सवाल जवाब दिया और आधा खा गए, तो इफेक्टिवली इसमें होगा क्या कि आपके आधे मार्क्स लूज हो जाएंगे। बहुत इजी मार्क्स होंगे जो लूज हो जाएंगे। ठीक है। और आमतौर पे जो बच्चा करता है वो यही करता है कि थ्योरी में उसको ये तो कैच तो कर लेता है कि भाई ये इसका आंसर ये है, वो तो वो पूरा कंप्लीट आंसर नहीं लिखता। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फिर हमने बात की अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? when there is a relation between 2 parties in such a way that one party is in a position to dominate the will of another and ये पहला पार्ट है and uses that dominating position to get an unfair advantage in the contract। देखो ये इसी तरह इन्हीं वर्डिंग से अंदर तुम्हारे पास रिपीट होनी चाहिए चीजें। क्यों? क्योंकि जब तक तुम ये बोलोगे नहीं, ये लिखोगे नहीं। तो when आपके पास जब एक दोनों पार्टी से रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की डोमेन को डोमिनेट कर सकती है एंड यूजेस दैट डोमिनेशन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद अनफेयर एडवांटेज। बात क्लियर है? फिर हमने कहा कि कोड आमतौर पे 3 पोजीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर प्रिज्यूम करेगी कि अनफेयर एडवांटेज होने के चांसेस या अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। कौन कौन सी है भाई? रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एंड, ठीक है, ये 3 आपको याद रह गई। उसके बाद इनके अंदर क्या आता है वो याद रहना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि भाई इसकी एग्जांपल्स पढ़ी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना लास्ट क्लास को रोका था। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा देखो, इसमें भी पहला इफेक्ट तो सेम ही होगा, क्योंकि हमने जब पढ़ा था वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, हमने पता है जब भी फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। इट इज अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। कोर्ट में सेट असाइड द होल कॉन्ट्रैक्ट और एज अ कोर्ट में सीम फिट। आप ए मनी लेंडर advances 10,000 to B an agriculturist and by undue influence induce B to execute a bond of 20,000 with interest of 6% per annum. The court may set aside the bond ordering B to repay the 10,000 with such interest as may seem fit। क्या मतलब हुआ भाई? हाँ जी, क्या मतलब हुआ कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट? देखो, सेट असाइड का मतलब होता है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को उठा के साइड पे कर दे कि भाई ये पूरा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। या फिर ये कि टर्म्स आपकी जो आई हैं, जैसे अनकॉन्शनेबल की हमने बात की थी कल कि आपने 6% इंटरेस्ट आपका मार्केट में चल रहा है, आपने 20% भेज दिया, तो कहेंगे पर ठीक है 20% को हटा दो, 6% इज द रीजनेबल इंटरेस्ट। आप 6% बैंक को कर दो। रिटर्न भी करना है तो जितने टाइम तक के लिए आपने पैसे रख के लेके रखे हुए थे इस पर आप 6% दे दो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस के 2 इफेक्ट हैं। पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइडेबल हो जाएगा। दूसरा
कोर्ट में सेट असाइड द होल कॉन्ट्रैक्ट, बोलो कोर्ट में सेट असाइड द होल कॉन्ट्रैक्ट और एज द कोर्ट में डीम फिट। ये दोनों, ये देखो ये वर्डिंग कुछ ऐसी है, तुम उसको रट्टा लगाना कहो, तुम उसको कुछ भी कहो, बट यू हैव टू पुट दिस इन द पेपर। कोर्ट में सेट असाइड द होल कॉन्ट्रैक्ट और गिव डायरेक्शन एज डीम फिट, यानी आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को उठा के वो साइड पे कर देगी, ये भी कर सकती है कोर्ट। दूसरा ये तो एक हो गया, दूसरा क्या, पढ़ो आगे पढ़ो। एग्जाम्पल नहीं, उसी में सेट असाइड के आगे कुछ और भी लिखा है, एज द कोर्ट में सीम फिट। क्या मतलब हुआ एज द कोर्ट में सीम फिट का? और कोई दूसरी ऐसी डायरेक्शन भी दे सकती है जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर रही, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंड आउट करके उसको कह सकती है कि इसकी टर्म्स को एडजस्ट किया जाए। कोर्ट के पास ये पावर भी मौजूद है, ठीक है। तो यह अपने इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ा चुका था मैं कल, बर्डन ऑफ प्रूफ कल पढ़ा चुका था मैं, नहीं पढ़ाया था? अनकॉन्शनेबल अगर आपकी ट्रांजैक्शन होंगी तो किसको प्रूफ करना है? कल ये नहीं बताया था मैंने, यही तो है बर्डन ऑफ प्रूफ, यही तो है। डोमिनेंट पार्टी हैज टू प्रूव सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कब होगा ये? इन केस ऑफ अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल का क्या मतलब है? मैं दोबारा बता देता हूँ। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी से कहा कि मुझे ये अपनी फ्लैट बेच दो, उस फ्लैट की वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए। कितने की थी भाई? और इस मार्केट वैल्यू पे उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो उसकी थी 1 करोड़ रुपए। तो ये अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है या कॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है? बोलो भाई अब्दुल्ला। अनकॉन्शनेबल है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल है। कौन सी ट्रांजैक्शन है ये? अनरीजनेबल। तो अब जब ये अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन है तो हु इज गोइंग, पहले तो बताओ डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट कौन है? ए इज द डोमिनेंट पार्टी, ए इज अ डोमिनेंट पार्टी, ठीक है। ये वो पार्टी है जो डोमिनेंट है, और ये कौन है? ये वीकर पार्टी है या अग्रीव पार्टी है? क्लियर है? तो अगर इस तरह का मैकेनिज्म होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है या कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में बहुत मेजर वेरिएशन है, तो किसको प्रूफ करना है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पे इसके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? ए पे। केस समझ आ रही है वाला? अगर ये यहां पे केस 2 में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी आपकी 1 करोड़ होती तो क्या होता? सॉरी 2 करोड़ होती, ये 2 करोड़ होती तो क्या होता? नहीं तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता? बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पे किसके ऊपर है भाई? बी के ऊपर है, एग्रीव पार्टी पे। यही सेम चीज कॉर्शन में पड़ी थी कि कॉर्शन के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पे? एग्रीव पार्टी पे, ठीक है। बट यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस में देखो, कॉर्शन में तो आपका एक आपने उसको सिर्फ ये जस्टिफाई करना था कि आपका या तो क्राइम हुआ है या आपकी प्रॉपर्टी डिटेन हुई है, वो प्रूव हो गया। तो फिर रीजनेबल ट्रांजैक्शन है, अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन है, दोनों सूरतों में प्रूफ किसने करना है? अग्रीव पार्टी ने। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे ये है कि अगर आपकी अनक्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन है, बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ चले जाता है? डोमिनेंट पार्टी पे। हाँ, यहाँ पर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने 1 करोड़ को बी ने बेची है, तो उसने ए को ये प्रूफ करना है कि भाई आपकी ये ट्रांस, देखो बी ए पे इल्जाम लगा रहा है, ठीक है। जनरल रूल ये होता है कि जो जिस पे इल्जाम लगाता है ना उसको प्रूफ करना होता है। भाई मैं तुम पे अगर इल्जाम लगाऊं तो मुझे किसको प्रूफ करना होगा? तुम्हें प्रूफ करना होगा, मुझे प्रूफ करना होगा? मुझे प्रूफ करना होगा ना, क्योंकि मैं एलिगेट कर रहा हूँ, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ तुम पे। आमतौर पे रूल यही है, लेकिन इस केस के अंदर ये इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं। सर्कमस्टांसेस
टी इसको इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि भाई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने में ले ली है, 1 करोड़ रुपए में। तो ए को जस्टिफाई करना है कि नहीं जी इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, सर्कमस्टांसेस को डिफेंड करना है। बात समझ रहे हो? हाँ भाई बी ने बेची, देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ होगा ना। अगेन देखो, अगर फर्स्ट कर लो जो हमने पहले बात की, देखो पहली चीज को मत भूल जाना, ये टैक्स कमिश्नर है और ये टैक्स पेयर है। आप समझ आए क्यों बेची? ठीक है ना, तो बेचेगा। और जो ये कमिश्नर था हट गए, इनकी रिटायरमेंट हो गई, आपने इनके ऊपर केस फाइल कर दी। बात समझ रहे? क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो आप कि अगर अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन, किसके ऊपर होगी? अगर ट्रांजैक्शन अनकॉन्शनेबल है तो किसके ऊपर होगी? डोमिनेंट पार्टी। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन रीजनेबल है तो प्रूफ जो होगा वो किसके ऊपर होगा? किसके ऊपर होगा? क्लियर है बात? ये समझ आ रही है? इसको मिटा दूं, लिखना है तो लिख लो। अच्छा जी, एग्जाम्पल पढ़ लो। अमीर अमैन, पेज नंबर 5। अमीर अमैन इनफीबल बाय डिजीज और एज agree with Asif, his medical attendant, to pay Asif a large sum of his professional services. The burden of proof that undue influence was not exercised lies on Asif. Asif is the dominant party or a aggrieved party? हाँ जी बताइए। आसिफ इज द डोमिनेंट पार्टी, ठीक है। तो आसिफ को प्रूफ करना होगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज एज ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट। Asif and agent agree to sell stock of Sajid the principal at 2% commission. Later, Asif demanded 5% commission, being the market rate, and on account of that his consent was obtained by undue influence. There is no presumption of the position to dominate, and burden of proof lies on Asif. ठीक है ना भाई, ये बात समझ आ रही है? इसको दोबारा पढ़ो एक बार। Asif and agent agree to sell stock of Sajid at 2% commission. ठीक है, आप कमीशन एजेंट होते ना भाई, स्टॉक बेचने में आपको कमीशन देते हैं। लेटर आसिफ डिमांडेड 5% कमीशन, बीइंग द मार्केट रेट, एंड ऑन अकाउंट दैट हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अब ये बताओ इसमें कि क्या आपका एक जो नॉर्मल रिलेशन होता है, बिजनेस रिलेशन होता है, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस के चांसेस होते हैं? हाँ नहीं, इस केस में अगर फर्ज कर ले प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन तो नहीं है, आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूफ करना पड़ेगा पहले। देखें ये चीज इस केस के अंदर जो बताई जा रही है कि भाई देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट एंड बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन आसिफ। ठीक है ना। एजेंट, अब ये जो है ना, ये आपके पास देखें यहाँ पे इसमें हो क्या रहा है कि अब ये आसिफ को प्रूफ करना है कि भाई ये 5% कैसे आए। ठीक है, अगर ये मार्केट रेट है 5%, मार्केट में रेट ऊपर आ गए हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। जो भी परसेंटेज मिलेगी मार्केट वैल्यू मिलेगी या परसेंटेज डिसाइड होगी तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे मिलती है। मतलब मैं आपसे वर्क करने कहता हूँ कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी बेचवाऊंगा और इस प्रॉपर्टी को बेचने में आपका मार्केट में 2% कमीशन चल रहा है। 2% इधर रीजनेबल रेट, ठीक है ना, 2% पे चल रहा है, पूरी मार्केट 2% पे चल रही है
आपको ही पता है। तो सर अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 5% कमीशन पे कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका मार्केट रेट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट से लेना देना नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने हायर रेट पे कर दिया तो अनकंसेशनेबल ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, पहली बात तो ये समझनी। बट फिर पहले आपको देखा जाएगा कि रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम आर अंडर द पोजीशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि हमने पहले क्या चीज पढ़ी थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन होना लाजमी है। अगर आपका पोजीशन का रिलेशन हुआ तो फिर जाके आप देखेंगे हाँ भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज भी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आसिफ एंड एजेंट अग्री टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद at 2% commission. Later, Asif demanded 5% commission being the market rate, and on account that his consent was obtained by undue influence. There is no presumption of the position to dominate and burden of proof lies on Asif. ठीक है ना भाई? तो आसिफ ने जब 5% डिमांड की है तो आसिफ को प्रूफ करना है कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से उसको undue influence लग रहा है, क्योंकि कोई इसमें रिलेशन नहीं है। जो एलिगेशन लगा रहा है, एलिगेशन कौन लगा रहा है? आसिफ लगा रहा है, साजिद लगा रहे हैं? हाँ, कौन लगा रहे हैं? आसिफ लगा रहे हैं, ये कंफर्म है। तो आसिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। हाँ, आसिफ क्या कह रहे हैं, देखो इसमें देखो, आसिफ एंड एजेंट अग्री टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद एट 2%. लेटर आसिफ डिमांडेड 5% कमीशन बीइंग द मार्केट रेट एंड ऑन अकाउंट ऑफ हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो हो क्या रहा है, इसको मिटा दूं। आसिफ एक बंदा और एक है साजिद। आसिफ जो है उसने क्या एग्री किया कि मैं साजिद के स्टॉक को बिकवा दूंगा, किस कमीशन पे? 2% पे। ये क्लियर है? ठीक है, उस वक्त मार्केट रेट क्या चल रहा था? समझ लो, इसके एग्जाम्पल को समझ लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह की एग्जाम्पल आ सकती है। यहाँ पे आपको डिविएशन आ रहा है मार्केट से, मार्केट का रेट क्या चल रहा था? 5%। तो आसिफ ने एलिगेशन लगाया कि भाई यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है जिसकी वजह से मैंने कमीशन अपना 2% लिया। क्लियर है? और मुझे 3% और दिलवाया जाए। ये क्लियर है? ठीक है। अब कोर्ट ने कहा कि भाई इन दोनों के दरमियान क्या कोई ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो सकता है। पॉइंट देखो, समझो, देखो मैं अगर फर्ज कर लें आपकी एक प्रॉपर्टी है, वो 2 लाख की प्रॉपर्टी, 2 लाख का एक मोबाइल फोन है, मैं आपसे 50,000 मांगू, आप दे दोगे मुझे? नहीं दोगे ना, क्योंकि देखो एक मार्केट के अंदर अगर एक ब्रोकर बैठा है और ब्रोकर का आपसे कोई रिलेशन ऐसा नहीं है जिससे अनड्यू इन्फ्लुएंस बनना है, तो प्रूफ करना किसकी जिम्मेदारी है? समझो दोबारा, अगर ये टैक्स कमिश्नर होता और ये टैक्स पेयर होता तो आप किसको प्रूफ करना था? बोलो। टैक्स पेयर इज अ, सॉरी, ये टैक्स कमिश्नर होता और ये टैक्स पेयर होता। ठीक है, तो क्या होता? इसको प्रूफ करना, कमीशन को प्रूफ करना था कि भाई 2% में कैसे आपकी डील हो गई जबकि 5% मार्केट रेट चल रहे हैं। कमीशन किसने पे करना है? साजिद ने। कमीशन पे करेगा ना साजिद। तो कमिश्नर जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैंने 2% पे डील की हुई है, मैं तो 2% लूंगा, और आसिफ कह रहे हैं कि भाई मुझे कितने मिलने चाहिए? 5%। तो टैक्स कमिश्नर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो इन दोनों के दरमियान एक प्रिजम्पशन आ रही है जो इस एग्जाम्पल में बताने की कोशिश की जा रही है। प्रिजम्पशन है, किस चीज की प्रिजम्पशन है? कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो सकता है। तो ये 2% अगर है तो साजिद को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? साजिद को क्या प्रूफ करना है? कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं हुआ और ये 2% जो है ये रीजनेबल है, इससे एग्रीमेंट हुआ था। बात क्लियर है? हाँ। जिस परसेंटेज पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उससे ना मार्केट वैल्यू को लेना देना नहीं। हाँ, जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं, देखिए आपने जब पढ़ा था ना अभी आपने कंसिडरेशन का चैप्टर आपने पढ़ लिए? कंसिडरेशन का जो पुराने लोग तो पढ़े हुए अभी, ये आपने पढ़े? पहले पढ़ा हुआ है। तो कंसिडरेशन में एक चीज थी कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी
नहीं, ये पढ़ा था आपने, बट उसमें एक जुमला लिखा था, वो क्या लिखा था? कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन whenever there is an inadequacy in the consideration, the court is going to test free consent. ये लिखा था वहां पे, ठीक है? क्या मतलब था? देखें, 2% का एग्रीमेंट होने पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, ये क्लियर है? मार्केट रेट क्या चल रहा है? 5%। यानी मैं आपका स्टॉक बिकवाने पे 2% कमीशन पे एग्रीमेंट कर लिया मैंने, तो कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत है? बोलो भाई, आवाज ही नहीं आ रही। कॉन्ट्रैक्ट सही है। इनएडुकेट है? जी बिल्कुल इनएडुकेट है, बट इनएडुकेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, पार्टी ने नाम लगा दिया किस चीज का कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है। किसने एक्सरसाइज किया होगा? साजिद ने। आसिफ ने इल्जाम लगाया साजिद पे, साजिद कमिश्नर था, तो डेफिनेटली अब प्रूफ किसको करना है? अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है तो साजिद को। बट यहाँ एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि अगर इनके दरमियान कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, आपके रिलेशन ही देखो, आप जरा समझो इस चीज को। अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या चीज थी हमने? द रिलेशन बिटवीन पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी डोमिनेट द विल ऑफ द। अगर ये रिलेशन ही डेवलप नहीं हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट आएगा? पहले समझो इस चीज को। अगर अगर आपका ये रिलेशन डेवलप ही नहीं हुआ, तो क्या फिर तुम क्वेश्चन डेवलप कर सकते हो कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? भाई एक मार्केट में पार्टी है, एक ए और एक बी, ठीक है? ए और बी नॉर्मल डेटर एंड क्रेडिटर है। क्या है भाई? ये बिजनेस कर रहे हैं, दोनों मार्केट में अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं है। आपने उस पार्टी को बोला कि भाई 5% रेट चल रहा है, आपने कहा भाई मैं 8% में लूंगा आपको इंटरेस्ट, उसने एग्री कर लिया। कोर्ट में गए दोनों, कोर्ट में गए दोनों, ठीक है? 5% रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, आपका 9% उसने मांग लिया और आपने एग्री कर लिया उसका। कोर्ट में गए, कोर्ट पहले सवाल क्या करेगी? वो तो आपने एलिगेशन लगाई है ना मेरे भैया। तुम कोर्ट में किस लिए गए हो कि सरकार ये जो 9% मुझसे मांगे गए हैं ये ज्यादा हैं और इसने मुझ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है। कोर्ट में यही एलिगेशन लेके जाओगे ना, यही होगा ना। अब कोर्ट में जब जाओगे तो कोर्ट में पहला सवाल क्या होना चाहिए? भाई आप पहले ये प्रूफ करोगे ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है। रिलेशन है क्या? इन पार्टीज के दरमियान कोई ऐसा रिलेशन है जिससे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है? देखो, ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डोमिनेशन नहीं आएगी ना। पहला क्वेश्चन किसका आएगा? डोमिनेशन का। कि ऐसा क्या है रिलेशन कि भाई बी 9% पे इंटरेस्ट लेने को तैयार हो गया, तो क्वेश्चन ये आएगा क्या ए जो है बी की विल पे डोमिनेट कर सकता था या नहीं कर सकता? अगर इसका आंसर नेगेटिव में होगा तो क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा या रहेगा? खत्म हो जाएगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें नहीं है। तो आपको फिर यहाँ पे कॉन्शनेबल अनकॉन्शनेबल की बात नहीं आएगी, फिर बी को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई जब रिलेशन ही नहीं है तो तुम पे कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ? तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन बी। बात समझ आ रही है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तुम्हें रिलेशन के दरमियान अपने आप को प्रिसाइज रखना है। पहला जो आंसर देना है वो क्या चीज है? डोमिनेशन का। डोमिनेशन नहीं है, नॉर्मल रिलेशन है, कोई डोमिनेशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि इन पार्टीज के दरमियान कोई ऐसा रिलेशन नहीं है अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट हो सके। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब पहले हम रिलेशन देखेंगे। हाँ। अगर जो डोमिनेंट पार्टी है वो उस पोजीशन में हुई कि वो उसको उसकी विल पे डोमिनेट कर सके, फिर आप आओगे कॉन्शनेबल और अनकॉन्शनेबल। जो डोमिनेंट पार्टी है उसको बर्डन फिर देखा जाएगा। देखो, पहले रिलेशन देखा, रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, ये क्रिएट कर दिया आपने। दूसरा सवाल आएगा, हाँ भाई ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल थी या रीजनेबल थी? फिर तुम देखो कि अगर रीजनेबल थी तो किसको प्रूफ करना है?
अग्रीव पार्टी को। अगर अनरीजनेबल थी तो किसको प्रूफ करना है, किसको, डोमिनेंट पार्टी को। अब यहाँ पे दोबारा पढ़ो, आसिफ एन एजेंट अग्री टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद एट 2% कमीशन। लेटर आसिफ डिमांडेड 5% कमीशन बीइंग द मार्केट रेट and on account that his consent was obtained by undue influence, there is no presumption, highlight कर लो भाई, there is no presumption of position to dominate, there is no position, पूरा highlight करो भाई, no presumption of position to dominate, no presumption of position to dominate। और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कभी सवाल आया बच्चा सबसे पहले इसमें घूमेगा, क्योंकि अगर मैं ये नीचे का पैरा ना दूं तुम्हें, तुम तो जज्बाती हो जाओगे, जज्बाती होगे नहीं होगे कि यार नुकसान हो रहा है, 2% उसने दे दिया और 5% देना चाहिए था, तो जज्बाती हो गया। आप पहले आपको देखो, आपको पहला स्टेज है रिलेशन डिफाइन करना। और अगर कुछ नहीं लिख के दिया गया तो आप कहोगे कि भाई आपको, जैसे फर्ज कर लो अगर ये आसिफ और साजिद के बारे में, इसमें भी आपको ये तो एग्जाम्पल दी गई है ना, आसिफ और साजिद के दरमियान क्या रिलेशन है आपको नहीं पता, तो आप कहोगे कि इफ द रिलेशन बिटवीन आसिफ एंड साजिद इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, तो फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ऑफ अनकॉन्शनेबल और कॉन्शनेबल इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, रिलेशन का, ठीक है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन आसिफ, ठीक है। कैसर अ टीचर सोल्ड एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी टू हिज स्टूडेंट मकबूल। Later, Maqbool filed a suit to cancel the transaction. Kaisar showed that he has provided complete fact relating to property to Maqbool. The price was market based, and Maqbool has obtained advice from property dealer of his choice before finalizing the contract. Held the contract was valid, and the consent was not caused by undue influence. बात समझ रही है, ठीक है। रिलेशन था टीचर और स्टूडेंट का, हाँ भाई बोलो, रिलेशन है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, लेकिन तमाम मटेरियल फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए बिफोर द ट्रांजैक्शन। तो अब यहाँ पे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के जो रिलेशन के अंदर प्रिजम्पशन थी वो क्या हो गई, रिब्यूट हो गई। क्लियर है, बात हमारी है। Adil applied to a banker for a loan at a time when there is a stringency in the market, money market. The banker declined to make the loan except at an unusual higher rate of interest. Adil accept the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary, इसको अगर highlight करो, ordinary course of business, and the contract is not induced by undue influence. ठीक है भाई। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान में रखना, आपके दरमियान आमतौर पे जब आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक के लिए आप कस्टमर होते हो, आपको और बैंक का कोई ऐसा खास रिलेशनशिप नहीं होता वो सिवाय इसके कि आपने लोन ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो आपका अनड्यू, वो बैंक आपका नॉर्मल कंडीशन में आपकी बिल को डोमिनेट करने के लिए नहीं बैठा हुआ। देखो, अगर आपने पहली बार लोन लेने जा रहे हो, समझो इस चीज को, आप बैंक के पास गए, आप स्टॉक मार्केट में 10% चल रहा है, बैंक 14% ऑफर कर दे आपको, या मैं 14% पे आपको लोन दूंगा, आप लोगे? जवाब दो ना, हाँ या ना में। नहीं लोगे ना, तो बैंक आपको डोमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है। भाई मार्केट में 50 बैंक पड़े हुए, मैं आप बैंक इस्लामी से ले लूंगा, मिजान बैंक से ले लूंगा, ऐसी है, मजबूरी नहीं है ना। लेकिन अगर आपका कोई बैंक के ऊपर लोन चढ़ा हुआ हो और आप उसको, आपकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, वो बिल्कुल स्टेक पे लगी हुई हो, आपसे लोन पे नहीं हो रहा हो, और बैंक आपको एक और टर्म पे लोन दे विच इज वेरी स्ट्रिक्ट, नाउ बैंक इज इन पोजीशन टू डोमिनेट योर बिल, कि आपसे 6% की जगह वो 8%, 9% लेने को तैयार है, यहाँ पे बिल आ सकती है। लेकिन नॉर्मल अगर एक बैंक के साथ आपका जो नॉर्मल रिलेशन है, आपको बैंक ने कहा, आप कार फाइनेंसिंग कराने गए, कार फाइनेंसिंग में बैंक ने कहा कि भाई ये आपको मैं 15% इंटरेस्ट के ऊपर कार फाइनेंसिंग करने को तैयार हूँ, मार्केट में कार फाइनेंसिंग मिल रही है 10% पे, आप लोगे उससे जाके? नहीं लोगे ना, क्योंकि आपको कोई स्टेक ही नहीं है। इसके पास नहीं जाओगे, इसके पास जाओगे, इससे नहीं मिलेगा, इसके पास जाओगे, बट जो मार्केट में रेट है आप उससे ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी आपको आपकी पोजीशन को डोमिनेट, अब फर्स्ट कर लो आपने बैंक से कहा, इनसे एग्रीमेंट कर लिया 15% के इंटरेस्ट पे करने को, ठीक है, मार्केट में रेट कितना चला था 10%, एग्जाम में क्वेश्चन आया इस तरह का, फिर क्या करोगे? और आप बाद में गए, एलिगेशन लगाया आपने कि इन्होंने मेरी विल को डोमिनेट किया, तो आंसर किस तरह होगा कि आपके दरमियान क्या ऐसा रिलेशन है कि बैंक डोमिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर सर्कमस्टांसेस नहीं एग्जिस्ट करते
तो मैं अनक्वेश्चनेबल क्वेश्चनेबल का क्वेश्चन को पहले प्रेस नहीं करूंगा, मुझे पहले क्या प्रेस करना है, ये जरा ध्यान में रखना है भैया। आपने पहले रिलेशनशिप को टेस्ट करना है। मेरा और बैंक के दरमियान तो नॉर्मल रिलेशन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई देखो, पहले तो आप जब कहोगे ना, आप इस तरह आंसर दोगे इसका कि आपकी जो रिलेशन है उसके दरमियान कोई प्रिजम्पशन नहीं है और सर्कमस्टांसेस भी नहीं बता रहे कि आपके यहाँ पे कोई अनडिफाइंड हुआ है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वर्डिबिलिटी का, ये इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आपको बर्डन ऑफ प्रूफ अनकॉन्शनेबल कॉन्शनेबल पे तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है ना, बात क्लियर है? हाँ, बैंक का रेट 15% है, मुझे नहीं पता कि मार्केट रेट है, मैंने डायरेक्ट बैंक से आके ले लिया, बाद में देना मार्केट रेट 10%। तो आपकी होती है ना, हमारे पर ही होता है ऑब्वियस नहीं, तो बेवकूफ़ी तो तुमने की है ना, हम क्या करें, कोर्ट क्या करेगी, ऐसे तो नहीं करोगे ना। अच्छा भाई, डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड इंड्यूसमेंट ये आपने खुद पढ़ने, इसमें मेरे पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। आपने क्या करना है भैया, इसकी जो हेडिंग्स है उसको जहन में रखना है, क्योंकि अगर कभी सवाल आया तो ये आपका 4 से 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये 9 पॉइंट है माशाल्लाह से, ये 9 पॉइंट्स की हेडिंग्स और इसके दरमियान क्या कॉन्सेप्ट होता है ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ तक साथ हो मेरे भाई? बात तो आगे बढ़ाएं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तीसरे एलिमेंट पे। क्या क्या पढ़ लिया हमने, कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब आ जाते हैं हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे, विच इज फ्रॉड। ठीक है, पाकिस्तान में होलसेल मार्केट में मिलता है ये चीज। ठीक है, फ्रॉड क्या होता है भाई? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको कहा गया है कि इस डेफिनेशन में ये कंप्लीट डेफिनेशन भी है और इसका स्कोप आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय पार्टी और विद द कन्वीनियंस और बाय द एजेंट विद इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। ठीक है, तो पहली बात, आप फ्रॉड खुद भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और अपने एजेंट से करवा भी सकते हैं। और किस लिए फ्रॉड कर रहे हैं? इंटेंशन टू डिसीव, इसको जरा हाईलाइट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंशन किस चीज की? दूसरी पार्टी को धोखा देने की। और किस लिए धोखा दे रहे हो? टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ी, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, तीनों तुमने अभी चीजें पढ़ी हैं, इन तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तमाम काम क्यों कर रहे हो? टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कि दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। ठीक है, ए ने बी को बोला कि ये सारे मेरे पास ब्रांड न्यू लैपटॉप्स हैं, जबकि एक्चुअल में ये सारे के सारे सेकंड हैंड थे। और बी को पता था, ए को पता था कि ये सब क्या है, सेकंड हैंड है, और उसने बी को बेच दिए। तो ये क्या किया उसने? फ्रॉड किया। ठीक है, तो ये फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। ए बी को क्यों बोल रहा है? इसलिए कि वो अगर ब्रांड न्यू बोलेगा तो बी की ट्रांजेक्शन होगी। तो ये क्या हुआ? फ्रॉड। फॉलोइंग एक्ट टेंटामाउंट्स टू फ्रॉड, ये फॉलोइंग एक्ट्स आपके आमतौर पे फ्रॉड में जाते हैं। द सजेशन एज अ फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true. False assertion, यहाँ पे वो क्या दे रहे हैं? False assertion। ठीक है, false assertion पहली चीज क्या आई? False assertion। आप किसी चीज को बोले कि ये चीज सही है, जबकि एक्चुअल में वो क्या थी? गलत है। This is called false assertion. The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact। ठीक है, एग्जाम्पल सारी पढ़ेंगे हम इसकी। दूसरी चीज क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट, किसी भी चीज को छुपाना।
आपकी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, आपने क्या किया, उसको टेम्पररी डिफेक्ट को मेकअप कर दिया, ऐसे मेकअप किया कि वो डिस्कवरेबल आपके कुछ अरसे बाद कंज्यूम करने के बगैर नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट की। क्या किया आपने, एक्टिव कंसीलमेंट। तो पहली चीज क्या होगी, फॉल्स असर्शन, दूसरी चीज एक्टिव कंसीलमेंट। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अब्दुल्ला ये तो पता ही है ना तुम्हें क्या होती है, एम्प्टी प्रॉमिस। आप प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि भाई आपने पूरा, मैंने डेली पढ़ना है, ऐसा प्रॉमिस जो आपने जिंदगी में कभी पूरा नहीं करना होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी प्रॉमिसेस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल है ना, जनरल एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रैक्ट में मत लिख लेना ये, ठीक है। Any such act or omission as the law specifically declared to be fraudulent, ऐसा कोई एक्ट जिसको लॉ ने कहा हो ये फ्रॉड है। Any other act fitted to deceive, ठीक है। और ये अब जनरलाइज स्टेटमेंट आ गई कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो अब देखो 4 चीजें तो स्पेसिफिकली बता दी गई, फॉल्स असर्शन, बोलो, फॉल्स असर्शन, एक्टिव कंसीलमेंट, एम्प्टी प्रोमिसेस, एनी एक्ट डिक्लेयर्ड एज फ्रॉड अंडर एनी लॉ, और 5वीं चीज एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ये 5 चीजें। एग्जाम्पल तुमसे बोला कि फ्रॉड क्या है, तो ये 5 चीजें फ्रॉड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कौन सी, फॉल्स असर्शन, एक्टिव कंसीलमेंट, एम्प्टी प्रोमिसेस, एनी अदर एक्ट डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉड एंड एनी अदर एक्ट फिटेड टू बी फ्रॉड। ये 5 चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल तो मैंने बता दी, ये किस चीज की एग्जाम्पल है, ये है फॉल्स असर्शन की एग्जाम्पल। A said to be locally manufactured good representing them to be imported good charging a higher price, it amounts to, बोलो भाई, it amount to fraud। कि किस वजह से हुआ, ये फॉल्स असर्शन है, आपने झूठ बोला, गलत इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। आपने एक अप्लायंस बेची, चाइना में बनी थी, आपने कहा ये जो है ना ये जर्मनी वाली है, डब्बा आपने पैकिंग चेंज कर दी जर्मनी, एक्चुअल में वो किसकी थी, चाइना की बनी, ठीक है। ये आपने क्या किया, फॉल्स असर्शन दी, झूठ बोला आपने। और किस लिए बोला, ताकि दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में A horse dealer showed a horse to B. A knew that horse had a cracked hoof which he has filled up in such a method as to defy discovery. The defect was subsequently exposed through B. So B, he refuses to buy the horse. It was held that the court contract could be avoided through, though B as his contract was obtained through fraud. अभी एक बकरीद आने वाली है, इसकी तो बहुत बेतहाशा एग्जाम्पल आपको मिलती है। तो हॉर्स की दी है ना आपको बेतहाशा, कौन कौन भाई शौकीन है बकरीद में जाने का, कौन कौन है, क्या करते हैं, आपने उसके जो वो होते हैं सींग होते हैं या दांत होते हैं, क्या करते हैं आप उसको टेम्परेरी ऐसे कर देते हैं कि आपकी चीज बिक जाए, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिव कंसीलमेंट में आता है कि उसको मसला था, आपने उसके क्या कहते हैं दांत घिस दिए, ठीक है, या फिर उसका टूटा हुआ था, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती थी, आपने अभी उसको फिलहाल के लिए एक ऐसा कर दिया कि उसकी एक्टिव कंसीलमेंट कर दी ताकि आपकी चीज बिक जाए। आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, आप क्या है भाई, मोबाइल मैन्युफैक्चरर। आपने जब मैन्युफैक्चरिंग कर ली, आपको पता चल गया यार इस बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है, ये बैटरी ज्यादा देर नहीं अपना टाइम पूरा नहीं देगी, बट आपने अभी टेम्परेरी उसको कुछ मैनेज किया और मार्केट में भेज दिया, आपने का कस्टमर बाद में आएगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, ये क्या किया हमने, एक्टिव कंसीलमेंट की। किस लिए की, ताकि आपकी प्रोडक्ट बिक जाए। जैसे वो डेमो के बच्चे हैं ना, डेमो क्लासेस के शेड्यूल बड़ा अच्छा है और उसके बाद एक्टिव कंसीलमेंट हो गई आपके साथ। हाँ सही बोला हमारे साथ भाई, मेरी क्लासों का टाइम जो है ना पिछले बैच से इस बैच में एक ही टाइम है, सैटरडे संडे वेडनेसडे। सर वो सैटरडे के दिन, हाँ सैटरडे के दिन क्लास में फ्लैश आता है कि संडे को बहुत लंबा होता है, संडे को क्या है लंबा, सैटरडे को फ्लैश आता है। चलो वो तो मैंने ताहिर को बोला इसको मैनेज करेगा किसी तरह।
सर एप्स का असर मसला है, इसका 3 घंटे का गैप होता है, तो पढ़ो ना, उसमें बैठ के पढ़ लो। पढ़ते हैं और रोज बंदे का 3-3 घंटे का गैप हो जाए, 3 घंटे पढ़ने के लिए दिए ना तुम्हें, घर पे बैठे तो नहीं पढ़ोगे ना। उसके बाद छोड़ दें, बैठ लो हम बात करेंगे, रोज 3 घंटे का गैप है। देखो जब सीए में आ गए ना, कोई चीज कंसीलमेंट नहीं है यहाँ पे, चीजें इसी तरह मसले मसाइल होंगे। ये तो भाई अभी तो तुम फाइनल में जाओगे ना, वहाँ पता चलेगा जब आपकी लाइफ शुरू होती है सीए, जब आप ट्रेनिंग में जाते हो वहां से आपकी अभी तो पढ़ना है ना, सिर्फ पढ़ना है, वहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं है। मैं लिटरली बताऊं, जिस वक्त मैं सीए फाइनल में गया था ना, उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि यार सीए इंटर तो कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी है, सिर्फ पढ़ना है। वहाँ हमारा शेड्यूल ये था, सर खलील की क्लास होती थी 7 बजे, 7 से 10 रात को। तो होता ये था, आमतौर पे हम सुबह क्लाइंट पे जाते थे, क्लाइंट से आए, क्लास ली और 10 बजे क्लास खत्म की, फिर क्लाइंट पे चले गए। देयर इज नो क्वेश्चन कि भाई सर वो ये हो गया। पहली बार तो क्लास के लिए छोड़ा जाए, ये एक अगर इजाजत मिली। अच्छा ये ऑनलाइन का सिस्टम तो अब आया है ना, वहाँ तो सिस्टम ही है ना, क्लास गई तो मेरी पोस्टिंग हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफडी, पोस्टिंग हो गई कहाँ पे मेरी, टंडो मोहम्मद खान फौजी शुगर मिल को ऑडिट करने, 2 महीने आप पोस्ट हो गए। ना मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर, ना मेरे पास सर क्लासें मिस हो जाएंगी। होगा भाई जाना है, फॉर्म वाले पूछेंगे थोड़ी आपसे कि सर आपकी क्लासें तो नहीं हो रही, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है चले गए। अब 2 महीने आप क्लास में बैठ रहे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सर क्या आप इंग्लिश में बोल रहे, फारसी में बोल रहे, क्योंकि भाई आपका पीछे का सारा बैकग्राउंड जीरो है। अब आप क्लास में बैठे हुए आपको पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। तो बट पॉइंट क्या था, पास किसने करना है, मैंने करना है। लेके बैठे, खुद ही लेके बैठे। सीए फाइनल में तो आप बोल ही नहीं सकते ना ये चीजें कि सर वो हाँ पास। बीएफडी तो मेरा फर्स्ट टाइम में निकल गया, सेल्फ स्टडी नहीं की थी उसमें, लेकिन अल्लाह का शुक्र निकल गया था। देखो हाँ पूरी रात का तो कॉन्सेप्ट मसला ही नहीं था ना। मैं कह रहा हूँ ना, फर्ग्यूसन में मैं था, हमारा रूटीन ये था कि जब ऑडिट होता था कि भाई आपको 10-11 तो वैसे ही बचते थे। बहुत एक्सट्रीम क्लाइंट होते थे, मैंने कुछ क्लाइंट ऐसे किए जहाँ पे 4-4 बजे गए और सुबह 9-10 बजे तक आ रहे हैं। ये रूटीन था। तो ये टेंशन ही नहीं होती ना कि दिन है या रात है। रिजवान बनाई का शायद नाम सुना होगा आपने, रिजवान बनाई सीए फाइनल में पढ़ाते हैं, दाढ़ी वाले, यहाँ वो भी पढ़ाते हैं। रिजवान बनाई बहुत मशहूर टीचर है, ठीक है ना। वो माशाल्लाह से क्वालिफाइड भी हैं, हाफिज भी हैं, और ये शेरिटन के वो भी हैं, सीएफओ भी हैं। वो क्या करते थे, वो उन्होंने उस वक्त टीचिंग शुरू की थी, बहुत इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी वो मेरे ख्याल से अभी तो शायद स्क्राइबर में पढ़ा रहे हैं, कहीं पे पढ़ा रहे हैं इस तरह से। अच्छा उस जमाने में उन्होंने वो स्कूल नहीं था उनका कोई, मतलब वो इंस्टीट्यूट में नहीं थे, ही स्टार्टेड। तो वो उन्होंने 15 उस वक्त उनके 15 थे स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट थे जिसमें मैं भी था। तो उन्होंने एक अरेंजमेंट किया, पहले वो पढ़ाते थे ग्रुप में, फिर उन्होंने 15 स्टूडेंट्स में। तो उनकी हमारे से जो क्लास अरेंजमेंट हुई थी ना, वो ये हुई थी कि रमज़ान का टाइम था, तो उन्होंने क्लास अरेंजमेंट की। उन्होंने कहा कि भाई सुबह में क्या है ऑफिस, क्लियर है, शाम में तरावी पढ़ाते हैं। तरावी के बाद वो खारदन में उन्होंने एक कमरा लिया 15 लोगों का। तो 15 लोगों के कमरे की टाइमिंग थी, क्लास की टाइमिंग तरावी के बाद। तो हमारे जो टाइमिंग थे वहाँ पे, हम कोई 11 बजे पहुँचते थे और 1-2 बजे तक क्लासेस होती थी हमारी, 11 से 2 रात में। मैं जाता था नॉर्थ आजमाबाद से, कहाँ पे, अच्छा गाड़ी बाइकें शाइकें ये नहीं थी भाई, बसों में जाते थे। खानपुर चलती थी उस वक्त भी, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों जाते थे क्लासें नहीं। अच्छा खारदन में वाकई में मज़ा आता है रात में ना, क्या पार्टी चल रही होती है, मेमन पार्टी जो होती है ना, वाकई में उनके इलाके में चले जाओ फुल टाइम पार्टी। हलवा पूरी वहाँ मिलेगी, मालपूड़ा वहाँ मिलेगा, जो खाना है बागड़ा खुला है, सब कुछ खुला हुआ है, पार्टी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, खाना पीना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पॉइंट ये था कि भाई बट मज़ा हमें ये आता था कि सर भी रिलैक्स, हम भी रिलैक्स, आराम से बैठे हुए पढ़ रहे। वो पढ़ाते थे, टेक्स्ट पढ़ाते थे और कंपनी लॉ पढ़ाते थे। हाँ यार मैं कह रहा हूँ ना, उसके बाद आपकी लाइफ में नींद ये सब बेकार बातें होती हैं। जब आर्टिकल कर लोगे ना तो ये नींद आती है। मैंने मुस्तकिल 36 आवर्स
कंटिन्यूसली एक क्लाइंट पे काम किया हुआ है बगैर सोए, ठीक है ना। ये नींद इनके कॉन्सेप्ट, ये बेवकूफ वाले कॉन्सेप्ट में काम आ रहा है, नींद नहीं आएगी भाई, जब भी तो टफ फील्ड है। तुम लोग क्या समझते हो यार, ये फील्ड जो है इसको, ये इसकी लेगेसी ये है कि आप, अगर मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, देखो इस फील्ड का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन पहले हुआ करता था वो क्या होता था पता है आपको? सीएफओ, बंदा सीएफओ बन जाए। अब आजकल के दौर में 40 साल में बंदा क्या बन जाता है? सीएफओ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक पोजीशन और आती है, कौन सी? सीईओ। आपको पता है इस वक्त अच्छी खासी कंपनियां, अच्छे लेवल की कंपनियां आती हैं जिनके सीईओ कौन है? के इलेक्ट्रिक का सीईओ कौन है? इंडस का सीईओ कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आदमजी इंश्योरेंस का सीईओ कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नाउ इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सीएफओ। ये तुम देखो, तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम जिस लेवल पे जाओगे तुम लोगों को अपने ये स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तमाम जो चीज़ें हैं क्वालिफाई होने के 10 साल का स्पैन है। यू हैव टू बी मास्टर इन दीज 10 years। बट इसके साथ साथ जो एक और चीज़ तुमने मास्टर करनी है, दैट इज जो जिसकी सबसे ज़्यादा लैकिंग होती है क्वालिफाइड लोगों में, दैट इज योर इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट इज योर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। देखो तुम क्वालिफाइड हो, तुम्हें नंबर्स पता है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा इंटरेक्शन इंडस्ट्री में किससे होगा? किससे होगा? नॉन क्वालिफाइड लोगों से होगा ना भाई। जो वहाँ एचआर का बंदा है या मार्केटिंग सेल्स का बंदा है, वो क्वालिफाइड सीए थोड़ी कर गया है। तो आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो इफेक्टिवली आपने उनके साथ डील करना है। तो स्टेक होल्डर थे वहाँ पे, वो आपके सीए को रिस्पेक्ट जरूर देंगे लेकिन आपकी हर बात नहीं मानेंगे, तो उनको लेके चलना है। ये चीज़ें तुम लोगों ने अपनी बिल्ड करनी है भाई। एनीवे, चलो आगे चलते हैं। तो अब एक्टिव कंसीलमेंट समझ आ रही है? तो उसने क्या किया कि जो डिफेक्ट था उसको एक्टिवली कंसील कर दिया। किस लिए किया? ताकि उसकी चीज बिक जाए। Buying good under a contract of sale with an intention of not paying the price is fraud. Buying good under a contract of sale with an intention of not paying. आप गुड्स खरीद रहे हैं और आपकी शुरू से इंटेंशन क्या है कि मैंने पैसे पे नहीं करने, तो ये क्या चीज कहलाएगी? फ्रॉड, एम्प्टी प्रॉमिस, ठीक है। और ये क्या चीज होगी? फ्रॉड। A company issue a prospectus containing a statement that company paid dividend between 2001 and 2009, implying that company has been profitable. In fact, the company suffered losses in those years and paid dividend out of reserve. Held there was the intention to receive. क्या समझ आ रहा है इसमें? हाँ जी, कंपनी ने कहा कि हम डिविडेंड देते आ रहे हैं। देखो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, किस लिए किया होगा प्रोस्पेक्टस इशू? पब्लिक से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में एक चीज लिखी, क्या लिखी? कंपनी पेड डिविडेंड बिटवीन 2001 एंड 2007 इंप्लाइंग दैट कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल। ऐसा शो किया जैसे कंपनी, देखो जब डिविडेंड मिल रहा होता है तो आपको एक वो होता है ना, एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई कंपनी में को बड़ा वाकई में कंपनी डिविडेंड दे रही है। लेकिन वो कंपनी डिविडेंड दे कहाँ से रही थी? अपने रिजर्व से दे रही थी, उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उसका सिर्फ ये इंटेंशन थी कि भाई लोग पैसा देते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा। तो उसकी इंटेंशन किस चीज़ की थी? उसने अपने आप को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। तो वो क्या कर रही थी? डिसीव कर रही थी। तो उसके डायरेक्टर क्या कर रहे थे? फ्रॉड कर रहे थे। क्लियर है? अमीर, हाँ, रिसीव इस तरह हुआ, तुम पब्लिक हो तो मैं बोलूँगा भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है इसलिए देखें डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। सही समझी नहीं ना मेरे भाई, अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है लेकिन वो डिविडेंड मैं तुम्हें प्रॉफिट से नहीं दे रहा, कंपनी और रिजर्व मौजूद है। देखा होता क्या है कि फर्ज कर लो कंपनी 20 साल से प्राइवेट कंपनी है, उसके पास 10 साल तक 15 साल तक तो प्रॉफिट होता है, लेकिन पिछले 5 सालों में वो कहाँ चली गई? लॉस मेकिंग कंपनी है। अब ये अगर मैं तुम्हें फैक्ट बताऊं कि कंपनी में पिछले 5 साल से बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, क्या तुम पैसा लगाओगे कंपनी में?
बोलो लगाओगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? आपको इस कंपनी का नहीं पता कि भाई ये इसके रिजर्व तो हैं लेकिन ये पैसे आगे प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो मैं कंपनी में कभी भी पैसा नहीं लगाऊंगा। बट मैं तुम्हें अगर ये फैक्ट छुपा लूं, क्या छुपाया मैंने कि भाई 5 साल प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को, मैंने तुमसे ये बोला कि देखिए कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है और डिविडेंड दे रही है पिछले 5 साल से, तो ये स्टेटमेंट क्या डिसीव करने के लिए दी गई है आपको? ठीक है, तो ये आपको डिसीव करने के लिए दी गई है ताकि आप परसुएड हो जाओ किस चीज के लिए? कंपनी से शेयर खरीदने के लिए। तो ये क्या कहलाएगी? फ्रॉड। Amir sold his house to Basit for rupees 10 million. The house was mortgaged with Salman for rupees 10 million. Amir did not inform Basit about it, although it has a legal obligation to do so. Later, Salman claimed 10 million from Basit. Basit can avoid contract as Amir is guilty of fraud. सही है? आपने अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज या मॉर्गेज है तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट बिफोर सेलिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ऐसे नहीं बेच सकते। मतलब आपने अब्दुल्ला ने मुझसे लोन लिया, अब्दुल्ला ने मुझसे क्या लिया, अब मैंने सिक्योरिटी में इनकी प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी क्या बोले, इन्होंने ये प्रॉपर्टी किसको बेच दी? आपको बेच दी। तो ये प्रॉपर्टी मेरी इजाजत के बगैर आपको, क्योंकि इनको पहले उसका चार्ज क्लियर कराना पड़ेगा, तब बेच सकते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी को रिलीज कराए, कोई दूसरी प्रॉपर्टी रखवाएं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को बेचने का हक इनका अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास सिक्योर रखी हुई है। क्लियर है? Abid know that his watch is made in Pakistan, but tell Babar that it has been made in Japan. Babar buy the watch for a larger sum. The fraud was committed to a party, to the contract. It was a false representation as to effect. Representation later to effect, and there was clearly intention to deceive Babar suffered loss by paying a large sum. तो ये भी क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई भाई, फ्रॉड क्या क्या होता है? ठीक है, फ्रॉड समझ आ गया आपको? क्या क्या होता है फ्रॉड? फॉल्स असर्शन, एक्टिव कंसीलमेंट, एम्प्टी प्रोमिसेस, एनी एक्ट फिटेड और एनी एक्ट फिटेड टू बी। तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? तुमसे पूछा जाएगा फ्रॉड किस किस तरह से होता है, तो तुमने ये 5 पॉइंट ऐसा ही सवाल आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि तुम्हें सिनेरियो देख के एस्टेब्लिश करना हो कि ये फ्रॉड है या नहीं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक साथ है भाई, साथी भाई मेरे साथ है। अब आ जाए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉड के बारे में। चैप्टर 3 कौन सा वाला था? कंसिडरेशन की नहीं हमने अभी, उसके हमने कहा था कि खुद करेंगे, उसकी मार्किंग नहीं हुई ना, उसको कराए थे क्लास में मैंने। नहीं वो हमने आपको कहा था कि हम खुद करके आएंगे, फिर आप क्लास में मतलब आंसर शेयर कर लिया कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, हाँ तो कर लेंगे उसको, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, उसके हैंडआउट में लाने पड़ेंगे ना। हमने पास पेपर के ऑफर के कर लिए और कंसिडरेशन के तो कर लिए थे, मैं याद पड़ रहा है। कैपेसिटी के किए थे? नहीं, कैपेसिटी के भी नहीं किए। आपने चैप्टर खत्म किया था संडे का ही था, लास्ट जो क्लास। अच्छा, उसके भी नहीं किए हुए? नहीं, संडे का दिन था लास्ट वाला। तो हम ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन की कर चुके हैं। कैपेसिटी के थोड़े से क्वेश्चन है, तो हम अगली क्लास में तुम्हें याद दिला देना एमसीक्यूज, और वो पहले कर ले। ठीक है, बट भाई रिवीजन करके आना, ऐसे नहीं आ जाना कि सर वो ये रख लें, बताए क्या वैसे आंसर है। ठीक है, रिवीजन करके आना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वेडनेसडे को, वेडनेसडे को होगी हमारी इंशाल्लाह 6:30 से 8:15। तो मतलब ये वेडनेसडे सैटरडे हाँ, वेडनेसडे सैटरडे में कोई क्लैश ना है। वेडनेसडे को तो क्या है क्लास? 6:30 बजे कौन होगा? पता नहीं ना शेड्यूल में 6:30 बजे किसकी क्लास होगी? 6:30 क्या हो, तुम लोग 8 बजे तो आने थे रे, 8:30 बजे, वरना तुम 8:30 से 10:30 लेते, कोई क्लास नहीं आता। मेरी आईबी क्लास 8:30 होती है वैसे। सुबह मेरी जो आईबी क्लास होती है वो 8:30 से 11:15 तक होती है। सॉरी, सुबह में मुझे मसला नहीं, आप लोगों को मसला है। भाई 8:30 बजे मैं तो रेडी होता हूँ, मुझे नहीं पता ये शिफ्ट खुलता नहीं खुलता। भाई देखो मेरे पास ये स्लॉट तो अवेलेबल है 8:30 या 9 से 11। ओके, देखो मैं तो आदि हूँ,
मेरी IBA के जितना शेड्यूल है ना वो सुबह 8:30 बजे वाला होता है। ये तो अभी यहाँ पे एक अय्याशी पार्टी लगी हुई है लोगों की, कहते हैं कि 10 बजे से पहले तो इंस्टीट्यूट खोलेंगे। हाँ? ये मुझे इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट खुला है। 9 बजे टैक्सी 9 बजे होती है, 9 से 12, 3 घंटे की। सुबह 7 से 9 सर वो 6 से 8 जो आप बोल रहे हैं ना वो 6 से 8 कौन सा वाला? वही जो आप कह रहे हैं ना वेडनेसडे की शाम की क्लास 6:30 थे, वो तो वेडनेसडे की तो है ना क्लास। सर वो सही है बात सही सैटरडे वो सैटरडे के दिन वो 6 से 8, 6 से 8 नहीं सकती। पता करता हूँ गाइड से भाई क्या सीन हो सकता है उसका। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक में तुम लोगों की 2 क्लासें एडिशन लगा दूंगा, जिसमें तुम लोगों का मैं ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस खत्म होगा 2 अगली क्लासों में, उसके 2 क्लासों में कंसिडरेशन कर दूंगा। कैपेसिटी भाई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, वो किसी भी दिन कर लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है, हैंडआउट दिया था मैंने, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का शायद मेरे पास है। लेकिन देखो, एक मेरा टारगेट ये है और तुम लोग अपना टारगेट बना लो, मई के एंड तक अपने जितने चैप्टर हो गए ना उसको कवर कर लो। फास्ट पेपर, MCQ, फलाना ढिमकाना जो कहानी है ना, ये एक्सक्लूसिव नहीं सुनने मैंने। ठीक है, मिड टर्म देखो हमारा अच्छा खासी कोर्स हो चुका है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। फ्री कॉन्सेंट हमारा भी अल्लाह का शुक्र है सही बेस पे चल रहा है। ये फ्री कॉन्सेंट हो जाता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट डिक्लेयर टू बी वर्ड होते हैं, आपको समझ लो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सॉरी, चैप्टर तो काफ़ी है। अभी आपका ये समझ लिया, फ्री कॉन्सेंट खत्म होगा, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट डिक्लेयर टू बी वर्ड। मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कॉन्सेंट 5 हो गए। 5वां ये तो वैसे भी लॉ कॉन्ट्रैक्ट में और कितना बचा भाई, इसमें अभी जो बचा हुआ है देखो 2 चीज़ें समझ लो, एग्रीमेंट डिक्लेयर टू बी वॉइड, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो छोटे चैप्टर हैं, बहुत बड़े नहीं। ये ऐसे हैं कि बस आपके नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे। फिर आपका चैप्टर आएगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, वो है परफॉर्मेंस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो है पूरी कहानी। नंबर याद नहीं है मुझे भैया, चैप्टर के मैं बता रहा हूँ, कंटेंट बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस नहीं, वो खत्म हो चुका है। परफॉर्मेंस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। फिर एजेंसी जो है ना वो उन्होंने बिल्कुल स्टिंग करके सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिए, बेलमेंट खत्म कर दिया, इंडेमनिटी गारंटी खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वो है एजेंसी। वो तो है ना परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो चैप्टर है ना वो सबसे सीरियस चैप्टर है, क्योंकि आपका मेजॉरिटी ऑफ द जो कंटेंट है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वो वहाँ से निकलता है। ठीक है, हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वगैरह। ठीक है ना, सारी वहीं पे। ये आपका 2 चैप्टर जो हैं, बाकी 4-5 चैप्टर हैं लेकिन वो नॉर्मल चैप्टर हैं। देन आप चले जाते हो पार्टनरशिप पे, फिर निगोशिएबल। ठीक है, तो आपका ये पार्टनरशिप नेगोशिएबल हो गया। फिर आपके अदर लॉज हैं वो मुनीर करा देगा, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, देखो कोर्स हमारा कोशिश ये होगी हम यहाँ पे कोर्स को सही पेस पे लेके चलें ताकि टाइम नहीं खत्म हो चीज़ और प्रैक्टिस शुरू हो। अभी देखो, और एक चीज़ भाई जो ऑनलाइन वाले हजरात भी हैं, प्रैक्टिस आपने 2 तरीके से, मैंने आपको पहले भी कहा है, ड्राफ्टिंग जो है ना तुम लोग अब शुरू कर दो। अच्छा, करने का तरीका क्या है? पास पेपर के सवाल उठाओ। ठीक है, जो मैंने चैप्टर कराया उसमें आखिर में सबके पास पेपर के सवाल मैं बता भी चुका हूँ। उसको उसके सोल्यूशन नहीं देखो, सवाल उठाया, उस सवाल को आपने खुद सॉल्व किया बगैर देखे। ये नहीं आपने क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन पढ़ा, फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो खत्म ही होएगा नहीं। बगैर देखे सॉल्व किया, मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर ये मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, काइंडली चेक कर लें इसकी ड्राफ्टिंग सही है या नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, आपको व्हाट्सएप करना नहीं है, आप अपने लिख कर ले आओ। क्लास होती है, क्लास के बाद हम क्या सर ये ड्राफ्टिंग चेक कर लें, आपको 5 मिनट लगा के ड्राफ्टिंग कर दूंगा, हाँ सही हो। बट यू हैव टू स्टार्ट दोस प्रैक्टिसेस। ठीक है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ड्राफ्टिंग भी मुझे नजर आनी शुरू हो। क्लियर है? कौन सा? ये आंसर है ना, तो ये आंसर ये पढ़ना नहीं है तुमने। पता चला कि तुमने ये पढ़ लिया और फिर उसको लिखा कि भाई ये आ रहा ही नहीं आ रहा है, ये तो फायदे ही हो तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? ये 2 चैप्टर आप कराएंगे? करा
करा दूंगा, टेंशन नहीं लो भाई, सारे चैप्टर हो जाएंगे। अच्छा जी, आप आ जाओ एक और इम्पोर्टेंट सवाल पे। वो क्या है, क्या साइलेंस फ्रॉड होती है या नहीं होती? बोलो भाई, होती है नहीं होती? अगर किसी ने आपसे पूछा कि कोई डिफेक्ट है, आप पूछ रहे हैं, यही सवाल है। नहीं, मिस्टर ने जो पढ़ी नहीं है आपने, ये जनरल कमेंट ना दे। बीलॉ में जनरल कमेंट बहुत मुश्किल होते हैं। क्या साइलेंस फ्रॉड होती है? पहला क्वेश्चन, आंसर इज नो। आंसर इज नो। जनरल आंसर क्या है भाई? साइलेंस फ्रॉड होती है। मुझे पता है कि भाई आगे जाके क्या कहते हैं, शेयर मार्केट गिरने वाली है, आप मेरे पास शेयर खरीदना है, मैंने आपको नहीं बताया, मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी थी? बताना चाहिए, बताते तो कॉन्टेक्ट होता, बट क्या मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? क्वेश्चन करे, अगर कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बताया, तो क्या फ्रॉड होगा? पूछा नहीं तो फ्रॉड नहीं होगा। तो पहला आंसर तो समझ आ गई कि नॉर्मली अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा नहीं और आपने कुछ बताया नहीं, तो नॉर्मली फ्रॉड नहीं होगा। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, ठीक है। मार्केट में आप गए, आप कोई चीज़ खरीदने गए, अब ये मोबाइल खरीदने गए, आपको पता है कि आगे जाके ये इसकी प्राइस गिरने वाली है, इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसकी प्राइसें कम हो जाएंगी, बट आपने ये बात आगे वाली पार्टी को नहीं बताई, तो क्या ये फ्रॉड है? नहीं। तो पहला आंसर इज नो। मेयर साइलेंस as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into product is not fraud। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है भाइयों कि फ्रॉड, आपकी साइलेंस फ्रॉड नहीं होती। A sell through auction to be a horse which A known to be unsound. A say nothing to be in relation to the horse unsoundness. This is not fraud. A and B being trader enter upon a contract. A has private information of a change in price which would affect B willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. इसको important मार्क कर लो। हाँ। ये एक का फर्ज ही बनता है तो बताना चाहिए। देखो आगे भी पढ़ोगे भी, जो बायर होता है उसका फर्ज बनता है कि he has to check the product। भाई तुम गाड़ी लेने जाते हो, गाड़ी एक्सीडेंटेड है या नहीं है, तुम कौन चेक करता है? बायर चेक करता है ना। अब तुम गाड़ी लेने गए, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तुमने देखी हाँ ठीक है पैसे दो गाड़ी ले जाओ, तुम लेके चले गए, बाद में मैकेनिक को देखा, उसने कहा भाई ये तो एक्सीडेंटेड गाड़ी है, तुमने मुझसे पूछा नहीं, मैंने तुम्हें बताना जरूरी था नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, समझ लो इस चीज को, ठीक है। बात हमारी है। दूसरी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये बात अब तक क्लियर है भाइयों, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट है, देखो लॉ में हमेशा ये होता है कि नो के साथ क्या आता है? नो के साथ हमेशा कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। जब हमने जनरली कह दिया कि साइलेंस फ्रॉड नहीं होती, तो ये तो एक बहुत सीधी सादी बात है, लेकिन क्या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें साइलेंस फ्रॉड होगी? होगी, वरना तो मजा ही नहीं आएगा। पिक्चर बाकी है अभी। अगर आपकी ड्यूटी हो स्पीक करने की, या साइलेंस इक्विवेलेंट टू, देखो ये वर्डिंग याद रखनी है आपने, मैं आपको रटे नहीं लगवा रहा, बट कुछ वर्डिंग आपने अपने जहन में रखनी है। जब क्या हो, ड्यूटी टू स्पीक हो, ये कब होंगी? दो सिचुएशन में, फिड्यूशरी रिलेशन में, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट
इसको इस तरह पहले बना लो। तुम्हारा ही नोट गए यार, देखो जब नहीं ले ना ले लिया ताहिर से तो ले लिया करो, ठीक है। फोटोकॉपी है डालने के बाद फिर तो बात नहीं हो गया, ऊपर वाले बंदे सारा लोग मेरे पास आए तो मेरे पास आना ताहिर से मत लिया करो ना। अच्छा इसको इसको वो कर लो, पहले बना लो। हाँ मैं इधर रूल कहता हूँ, ये इंश्योर कर लेना कि सर ने कोई चीज़ स्टेटेक्स से बाहर तो नहीं कर दी है, ऐसा है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी स्टेटेक्स लेके एक बार गो थ्रू कर लेना। स्टेटेक्स में भाई एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर की मिक्स ही हुई हैं। खासकर शुरू के चैप्टर थे ना, उन्होंने पहले होता था कि भाई ये इसी सीक्वेंस में पढ़ाते थे, उन्होंने क्या किया पहले लेकर आ गए कॉन्ट्रैक्ट, फिर बीच में ऑफर डाला, फिर ये उन्होंने सब चीज़ें मिक्स कर दी। शुरू के जो 4-5 चैप्टर है ना उनमें बहुत मिक्सअप है। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ भाई स्टेटेक्स आप एक बार गो थ्रू कर लो, निकलेगा कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है, बट फिर भी आप देख लो तो कोई मुज़ायका नहीं है। बट क्योंकि स्टेटेक्स इज लाइक योर बाइबल, पेपर कहाँ से आएगा स्टेटेक्स से, तो मैंने इसीलिए स्टडी टेक्स्ट से ना कोई चीज़ प्लस की है ना माइनस की है। इसलिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भाई करने को मेरे पास 50 बुक्स पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे ऑथर्स पढ़े हुए हैं, बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। आपका टाइम ज़ाया होगा और फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। तो आपने ऐसा तो नहीं किया डेफिनेशन छोटी करनी है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं की मैंने कि जिससे आपको पेपर में क्या कहते हैं ना, आपको वो आ जाए, धमाल बन जाए, फंस जाए आप। मतलब मेरे होंगे भाई पुराने स्टूडेंट यहीं पे आगे पीछे होंगे, पूछ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी ये क्लियर है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कब होगा, ये तो तुम्हें पता है, फिड्यूशियरी रिलेशन तो तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कब फिड्यूशियरी रिलेशन होते हैं। ट्रस्ट का रिश्ता, ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है यार, अभी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, अनड्यू में पढ़ा है। फिड्यूशियरी रिलेशन तो पता है हमें। अगर फिड्यूशियरी रिलेशन है, ठीक है, तो उसमें आपकी ड्यूटी है किस चीज की, बताने की डिफेक्ट। क्यों, इसलिए क्योंकि जब फिड्यूशियरी रिलेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट लेवल होता है, तो दूसरी पार्टी अज्यूम कर रही होती है कि भाई ये मेरे साथ धोखा, ये तो होता है ना भैया, और हमेशा धोखा आता भी वहीं से, ठीक है। तो अगर ये जो हॉर्स वाली एग्जांपल थी, इसमें पार्टीज के दरमियान फिड्यूशियरी रिलेशन होता, तो उसके लिए उस पार्टी को बताना जरूरी था कि ये अनसाउंड है। क्लियर है। देखो होता है ना भाई, जब आप अपने जान पहचान वाले से डीलिंग कर रहे होते हो वो फर्क होती है, और जब बिल्कुल आप थर्ड पार्टी से डीलिंग कर रहे हो तो डीलिंग का फर्क होता है। ऐसे ये नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लें जरा, वेयर एक्सेप्शंस पे आ जाओ जरा। पहला वाला जो डब्बा है, वेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच that regard being head to them, it is the duty of the person keeping silence to speak. Such duty arises in two cases: fiduciary relationship where one party reposes trust and confidence को highlight कर लो, in the other the party necessity reveal the truth. For instance, A sell through auction a horse to be his daughter who is presently approach of age. Here the relation by the parties are such that it becomes A's duty to tell B in relation to the unsoundness of the horse. बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब फर्ज कर लें आप, उसने आपसे मांगा इंपोर्टेड लैपटॉप और आपने उसको पकड़ा दिया चाइना में, ठीक है। आपने उसको बताना है, पहली तो वैसे अगर आपने मांगा इंपोर्टेड है तो बताना ही, ठीक है। अगर आपने उसने नॉर्मल लैपटॉप मांगा और आपने उसको बताना है कि भाई ये रिफर्बिश्ड है, ये इंपोर्टेड नहीं है, क्लियर है। आपने बताना जरूरी है, आपका बताना किसका जरूरी है,
जो फिड्यूशियरी रिलेशन में दोनों पार्टीज होंगी। क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रस्ट का लेवल मौजूद है। क्लियर है बात की वाली? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ, ये कॉन्ट्रैक्ट बड़े स्पेसिफिक होते हैं। फर्स्ट कर लें, आप लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस पता है क्या होती है? क्या होती है लाइफ इंश्योरेंस? क्या होती है? आप मर गए तो घर वालों को पैसे मिलेंगे। अच्छा, अब आप मर गए, आप फर्ज कर लो ये भाई साहब है, क्या है तुम्हारी 18 हो गई माशाल्लाह से भाई, लड़का जवान हो गया, माइनर से निकल गया। अब ये अगर लाइफ इंश्योरेंस को कांटेक्ट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी खुशी खुशी करेगी। क्यों करेगी? मेजॉरिटी नहीं, लड़का जवान है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइफ ज्यादा है, तो ये 18 साल से 60 साल तक अगर प्रीमियम देंगे तो इनके चांसेस ऑफ डेथ क्या है? स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी तो पढ़ के आए होंगे ना। अगर एक 18 साल का, ठीक है, लड़का है, कोई उसके ऊपर बार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है, तो एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब है ये कंपनी के फेवर में या अनफेवरेबल है? फेवर में ना। अब मैं कहूँ ये 18 साल का लड़का है, इसको एक क्रॉनिक बीमारी है जिससे इसकी लाइफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल और है। अब कैंसर है नहीं तो अब्दुल्ला सीधा बोल दिया कैंसर है। फिर क्या होगा? फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी? हो सकता है इनको कॉन्ट्रैक्ट ही ना दे। ठीक है ना, बात हमारी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बताना किसका काम है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। देखो, कंपनी आपसे नॉर्मल रूटीन टेस्ट तो करा लेगी लाइफ इंश्योरेंस करते हुए, सीबीसी करा लिया, फलाना ढिमकाना करा लिया, क्रॉनिक कैसे पता चलेंगे? आपको एमआरआई करानी है, सीटी स्कैन कराना है, देन यू विल इवैल्यूएट। तो ये अगर आपको फर्ज कर ले पता है कि भाई मुझे ये बीमारी है और आप जाके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपने उनसे छुपाया। ठीक है, तो ये छुपाना है। यहाँ पे आपकी ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी टू स्पीक थी। तो whenever there is a contract of absolute good faith, so you have to tell the substance of the matter, where one party has to depend upon the good faith of the other party. The other party is bound to speak. In all contracts of insurance, it is the duty of the proposer to create full disclosure of material fact to the insurance company. If an assured conceal the material fact like extensive illness, the insurance company can avoid the contract on the ground of fraud. ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है? ये इंश्योरेंस कंपनी ही में सबसे ज्यादा फिट बैठती है एग्जाम्पल कि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ के अंदर बहुत होता है। भाई देखो ना, अगर आपको कोई भी इंडिकेशन भी मिल गई, ठीक है, इंडिकेशन किस चीज़ की मिल गई कि भाई मुझे एक आ गई है बीमारी, तो आपकी क्या होगा कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी पकड़ लो, 6 महीने पे करेंगे, 3 साल बाद मर जाएंगे, बट फैमिली तो एटलीस्ट। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना होता है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि भाई आपने ये पॉलिसी उठा ली, बट इंश्योरेंस कंपनी अज्यूम ये करती है कि भाई आप अपनी तमाम चीज़ें डिस्क्लोज करोगे, तो वो आपके ऊपर एब्सोल्यूट गुड फेथ कर रही है। क्लियर है? इंश्योरेंस हराम है, लेकिन मैं आपको हराम हलाल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लॉ की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तकाफुल करा सकते हैं आप। ठीक है, ये क्लियर है? तो 2 चीजें क्या हुई? पहली फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है और वहां पे कोई डीलिंग हो रही है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। यहां तक क्लियर हो भाई? वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। आपसे पूछा गया, ठीक है, आपसे आस्क की गई और आपने कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला, आप बात गुल कर गए, तो इसका मतलब है आपसे जब पूछा गया तो आपकी ड्यूटी क्या है? बताना। ठीक है, और अगर आपने साइलेंस की तो साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। क्या एग्जांपल है भाई? इधर एग्जांपल पढ़ लो पहले। A is selling his horse to B, the horse appear to be sound. Even then B say to A, if you don't deny it,
I shall assume that the horse is sound. A says nothing. A says nothing. Highlight color. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. बात क्लियर हो रही है वाली? ए ने कुछ नहीं बोला तो क्या है? ए ने इसका मतलब अग्री कर लिया कि हॉर्स क्या है? साउंड है. अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? वेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड द अग्री पार्टी कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. हाईलाइट करो, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैड द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेट द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी रिलीजियस. अब क्या मतलब हुआ? एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई. ठीक है, देखो लॉ में छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है. ए एक गाड़ी देखने गया बी की. ठीक है, ए ने बी से बोला कि भाई मैं ये आपकी गाड़ी क्या एक्सीडेंटेड है या नहीं है. बी ने कुछ नहीं बोला. बी ने बोलो भाई कुछ नहीं बोला. सेकंड कैटेगरी में फॉल कर गया. सेकंड में फॉल किया नहीं किए. लेकिन क्या आप ए किसी मैकेनिक से इस गाड़ी को चेक करा सकता था? तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये साइलेंस का मतलब है अगर आपके ऑर्डिनरी डिलीजेंस मौजूद है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप इसको इंडिपेंडेंटली चेक करा सकते थे. तो ये साइलेंस का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली चेक करा सकते हैं तो फिर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. ये बात क्लियर हो रही है? मैं आपके पास गाड़ी लेने आया, आपकी गाड़ी क्या थी? एक्सीडेंटेड गाड़ी थी. ठीक है, मैंने आपसे पूछा यार ये एक्सीडेंटेड गाड़ी तो नहीं है? आपने कुछ नहीं बोला. ठीक है, आपने कुछ नहीं बोला. मैं इसको क्या चेक करा सकता था? अब तो भाई अब तो टेक्नोलॉजी अलग है. पार्क व्हील पे जाएं, बुक कराएं गाड़ी की एक्सपेक्शन, तो आपको आएंगे सारे मीटर शीटर लगा के बता देंगे. पहले तो मैकेनिक हाथ लगा के बताता था ना, दरवाजे की वॉइस से बताता था. सबकी गाड़ी वीडियो भी होती है अगर खरीदने जाए सेकंड, और किसी ने अपने ऐड में लगाया होगा कि गाड़ी बिल्कुल वीडियो भी है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है. नहीं, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन मैं कह रहा हूँ ना. देखो अब तो आपके पास डिवाइसेस आ गए जो पेंट की थिकनेस से बता देती है कि ये एक्सीडेंटेड है या नहीं है. मैंने एक बार इसको कराया तो वो बकायदा वो लगाते हैं, पूरी एक एक पॉइंट पे रख के देखते हैं कि वो गाड़ी जो है वो कहाँ से एक्सीडेंटेड है. वो पूरी गाड़ी का सारे डॉटेड पॉइंट्स को बताते हैं कि भाई ये इस पे ये थी ये. तो आपकी अब जो इंस्पेक्शन है उसमें वो बहुत डिटेल चेकिंग हो जाती है. और मुझे लगता है आगे जाके तो मतलब गाड़ी अंदर डालोगे कंप्यूटर इंस्पेक्ट करके बता देगा गाड़ी की पोजीशन है, एक्सीडेंटेड नहीं है. तो पॉइंट ये है कि भाई अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. तो आपको पॉइंट ये है अगर आपके पास डिलीजेंस का टूल मौजूद है तो फिर ये साइलेंस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या होंगे जरा ये भी पढ़ लें. तो याद तक साथ हो मेरे भाई, सब आप कर लें जरा क्विकली जल्दी से. फ्रॉड को, फ्रॉड में पहली चीज क्या पढ़ी हमने? फ्रॉड की 5 इंस्टेंसेस. फ्रॉड किन किन सूरतों में हो सकता है? फिर हमने क्या पढ़ा? साइलेंस इक्विवेलेंट, साइलेंस व्हेन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड. साइलेंस जनरली डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. उसके बाद हमने कहा इन 2 केसेस साइलेंस कैन बी फ्रॉड. नंबर 1 व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, एंड देन सेकंड साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीक. ड्यूटी टू स्पीक 2 सूरतों में होंगी. पहली व्हेन देयर इज अ फिड्यूशियरी, क्लोज नहीं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप. क्लोज में नहीं होता भाई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप. नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ. तीसरा साइलेंस जब यहाँ पे आपसे पूछा गया और आपने कुछ नहीं बताया. ये याद रहेगा. ठीक है, अब आ जाए इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट. इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट पहला तो आसान है. पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. दूसरा इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस. अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड मे, इफ ही थिंक फिट, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in a position in which he would have been if presentation has been made true. क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ भाई? इसको मिटा दो.
ए ने बी को B2B बिजनेस चल रहा है, कस्टमर वाली बात नहीं है। ए ने बी ने ए को कहा कि भाई मुझे इंपोर्टेड चॉकलेट्स चाहिए, और कंसाइनमेंट की वैल्यू थी कोई 20 लाख रुपए। ठीक है, बी की अपनी शॉप थी, बी को पीछे से मटीरियल खरीदना था। ठीक है, कौन सी चॉकलेट चाहिए उसको? ए ने बी को क्या दे दी? लोकल, जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए। ठीक है, यही लियारी में बनी थी। ठीक है, कितने की थी भाई? भाई इंपोर्टेड कितने की थी? 20 लाख की। और लोकल कितने की है? 50%, 100% का फर्क है बल्कि। ठीक है, कितने का फर्क है? 100% का फर्क है। दो चीजें हो सकती हैं, बी को मिली, बी ने कहा कि भाई ये तो लोकल है, इंपोर्टेड नहीं है, लोकल है, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाए। ठीक है, रिसाइन कर दिया जाए। पहला तो ये होगी। दूसरी चीज, बी को पता है कि भाई इसकी भी मार्केट में मौजूद है। ठीक है, और मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं और ले रहे हैं, तो बी ये भी कह सकता है कि भाई मुझे इस पोजीशन में लाया जाए कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करने को तैयार हूँ, बट ये मुझे कितने पैसे पे कर दे वापस, ये वापस पे कर दे, तो मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहने को तैयार हूँ। पुरानी पोजीशन पे लिया, मुझे सही पोजीशन पे ले आया है। यानी कि कितने की वैल्यू थी? तो 20 लाख रुपए पे किए होंगे बी ने ए को, तो 10 लाख रुपए मैं वापस कर दूंगा। 10 लाख रुपए ए मुझे वापस कर दे तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में रहने के लिए तैयार। क्लियर है ये बात? ठीक है, बात क्लियर हो रही है वाली? कोई इसका कंफ्यूजन तो नहीं है? Abid knows that his watch is made in Pakistan, but tell Babar that it has been made in Japan. Babar pay amount for the watch and Abid deliver it next day. Babar committed one of his client Arsalan a made in Japan watch based on contract with Abid. On delivery, Babar discovered the fraud committed by Abid. The contract is voidable at the option of Babar. Babar may rescind the contract and may perform the contract. In addition, may claim damages for being unable to perform the contract with Arsalan. ठीक है, इसको जरा ऑन होल्ड कर दो, इस एग्जांपल को जब हम डैमेजेस पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे। इस एग्जांपल को डैमेजेस के साथ ऑन होल्ड कर दो, ये जो आखिरी एग्जांपल है। अच्छा भाई, फ्रॉड का आखिरी टॉपिक, एक्सेप्शन टू वॉइडेबिलिटी। कब वॉइडेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पे देखो एक चीज मैंने बताई थी, रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। यानी कि अगर वॉइडेबिलिटी होगी तो क्या होगा रेस्टिट्यूशन में? इसको ये चॉकलेट वापस करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, चॉकलेट होंगी तो वापस करोगे, ऐसी है? ऐसा तो नहीं आगे भेज दिए और तुमने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दिया जाए, तो वॉइडेबिलिटी में क्या आएगा? फिर आपसे बोला जाएगा ठीक है आप इनके पैसे वापस, ए से बोला जाएगा पैसे वापस करो, चॉकलेट, या अप्लायंस से तो अप्लायंस वापस करो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइडेबिलिटी किस केसेस में नहीं मिलेगी। वॉइडेबिलिटी नहीं मिलेगा मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा। वॉइडेबिलिटी का ऑप्शन खत्म हो गया, डैमेजेस मिल सकते हैं। वॉइडेबिलिटी का ऑप्शन खत्म हो गया, डैमेजेस मिल सकते हैं। वॉइडेबिलिटी का मतलब है एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकती अब। ठीक है, अच्छा पहले सेल टैक्स में बहुत सारी इसकी वो थी सिचुएशन होती है, 6-8 के करीब सिचुएशन होती है, लेकिन अब ये इसको कम कर दिया गया है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड, fraudulent silence and the parties whose consent was so caused has the meaning of discovering the truth and without, ये हमने पढ़ लिया। A fraud which did not cause the consent to a contract of the party to whom such fraud was practiced does not render a contract voidable. Kamran bought a car from Habib for rupees 1.2 million. Habib did not tell the truth was fully repainted. Kamran cannot rescind the contract although Habib's silence amount to fraud. The repainted of car could have been discovered by ordinary diligence. ये तो पता है, ये तो मैं बता चुका हूँ। बुरहान Limited bought majority of the share of Hussaini Limited in order to gain control over new technological research being undertaken by Hussain Limited. Later, Burhan discovered the financial statement were materially overstated, which he did not check, and he has paid unnecessarily higher price
of the share under the contract he cannot decide the contract as his purchase was in ignorance of fraud। देखो दो चीज इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ बता दी गई हैं। देखो आपका फ्रॉड हुआ, दूसरी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें हो ये रहा है, हमने क्या बात की कि फ्रॉड हुआ और फ्रॉड होने का ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्रॉड होने का ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्रॉड होने का ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, आप उस पर एक्चुअली डिसीव हुए हो। अगर फ्रॉड हुआ लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो कुछ और था, समझो, इसको दोबारा समझ लो। मैंने फ्रॉड किया और फ्रॉड किस लिए कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है। दूसरी पार्टी इसी फ्रॉड की इन्फ्लुएंस के ऊपर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है तो फ्रॉड है, मतलब आपको फिर वर्टिबिलिटी मिलेगी। लेकिन फ्रॉड हुआ लेकिन आपका जो इंटेंशन थी वो फ्रॉड की बेस पे नहीं थी, आपने जिस बेस पे जिस रीजन पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए वो रीजन फ्रॉड नहीं था, तो फिर आपको वर्टिबिलिटी नहीं मिलेगी। एग्जांपल पढ़ो दोबारा से। बुरहान बॉट मेजॉरिटी ऑफ द शेयर ऑफ हुसैन लिमिटेड इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर न्यू टेक्नोलॉजिकल रिसर्च बीइंग अंडरटेकन बाय हुसैन लिमिटेड। तो उसने हुसैन लिमिटेड के जो शेयर खरीदे थे वो किस लिए खरीदे थे, बोलो अब्दुल्ला। जो भी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो रही है वो पे टेक ओवर कर लो। अब जरा और करके बताओ, क्या ये डिसीजन उसका फाइनेंशियल डिसीजन था? बताओ ना, जवाब दो भाई। मैं एक शेयर खरीदूं किसी कंपनी के और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है, मेरा पर्पस इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, समझो ये कि मुझसे एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया, उसने जो मुझे फाइनेंशियल डेटा दिया वो करप्ट डेटा था, तो इसका मतलब है कि मुझसे उसने क्या किया, फ्रॉड किया ना। क्योंकि आपका डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे होता है ना, फाइनेंशियल नंबर पे डिसाइड करते हो ना कि इस शेयर की वैल्यू इतने देने नहीं देने, आपको उसने ओवर स्टेटेड सेलें दिखाई हैं, वो तो फ्रॉड है, एक्टिव कंसीलमेंट हो कुछ भी हो, फ्रॉड तो है ना। आज मैं आता हूँ इस पे ही आता हूँ, फ्रॉड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस क्या था, इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या था कि मैं कैपिटल गेन लूँ या डिविडेंड लूँ, दो ही चीज़ें होती है ना। जब आप किसी के शेयर परचेज करते हो तो क्यों करते हो, या तो डिविडेंड लोगे या कैपिटल गेन लोगे। कैपिटल गेन क्या होता है, आप खरीदोगे और बेचोगे, यही होता है। तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा, तो मेरे लिए फाइनेंशियल डेटा इंपॉर्टेंट है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी को परचेज कर रहा हूँ उसके शेयर और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं उसकी रिसर्च को टेक ओवर कर लूँ, इसको क्या कर लूँ, रिसर्च को टेक ओवर कर लूँ। Later Burhan Limited discovered that financial statement was materially overstated, which he did not check, and he has paid unnecessarily higher price of the share। उसने क्या किया, जो 25 रुपए पर शेयर मिल रहे थे वो उसने 100 रुपए में खरीद लिए। तो क्या अब with the stated circumstances क्या ये फ्रॉड होगा? Under the contract, he cannot rescind the contract as if purchase of the share was in ignorance of fraud। उसने फाइनेंशियल डेटा चेक ही नहीं किया ना, उसका ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर ये था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना था। तो जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब पुराने स्टेटस में हुआ करते थे तो उसमें ये था कि आपने फ्रॉड, जब आपने काम किया तो आप एक्चुअली डिसीव हुए। एक्चुअली डिसीव का क्या मतलब है, आपका ऑब्जेक्टिव था और आप डिसीव हो गए। यहाँ पे एक्चुअली आपका ऑब्जेक्टिव पैसे लगाना नहीं था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करना था। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं हो सकता। इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम के लिए। एग्जाम में तुम्हारे कर लिया, एग्जाम में मिलती जुलती एग्जाम्पल बना के दी जाएगी कि भाई इसमें बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, इसमें रिक्वायरमेंट भी अलग होगी, आपसे पूछा ही जाएगा कि क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर ये आप एग्जाम्पल भूल गए तो आपका एक जो इमोशनल जज्बाती वो हैं, आप क्या कहोगे कि जी हाँ बिल्कुल भाई ये तो फ्रॉड हो गया, तो ये तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है?
क्लियर है बात? तो हाँ ठीक है। अच्छा दूसरी चीज जो है ना इसमें ये है कि आपके स्टडी टेक्स्ट में अब चीजें खत्म कर दी गई हैं। देखो अगर फर्ज कर लो ये ए ने बी को, वो मैं तुम्हें पुराने स्टडी टेक्स्ट की एक स्नैपशॉट भेज दूंगा ग्रुप पे। ए ने बी को इंपॉर्टेंट चॉकलेट भेज दी, ठीक है, क्लियर है। बी ने ये सी को भेज दी, सी ने डी को भेज दी, और फिर ये कंज्यूम हो गई। क्या हुई? ये कंज्यूम हो गई। अब मुझे बताओ यहां पे बी ने केस फाइल किया, बी ने केस फाइल किया, तो बी को वर्डिबिलिटी मिलेगी? वर्डिबिलिटी नहीं मिलेगी, अब वो हो नहीं सकता। डैमेजेस की कैलकुलेशन होगी। अच्छा अमाउंट के ऊपर देखिए डैमेजेस की जो कैलकुलेशन होगी वो बड़ी ट्रिकी होगी, क्योंकि अगर आपने ये 2 मिलियन की चीज आगे भी 2 मिलियन पे भेज दी हुई तो एक क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ लेकिन फर्स्ट कर लें उसने ये चीज कम में भेज दी तो फिर ये डैमेजेस आपको मिलेंगे। मतलब आप डैमेजेस ले सकते हैं लेकिन अब वर्डिबिलिटी का जो वो है आपके पास ऑप्शन वो खत्म हो गया। ये बात क्लियर है? वर्डिबिलिटी का ऑप्शन, या आप कंज्यूमर हैं, आपने चॉकलेट कंज्यूम कर ली खाली, अब आप कोर्ट में गए कि भाई मुझसे तो इन्होंने ये कहा था, ठीक है, तो अब ये जो आपको पैसे हैं ये वापस मिलेंगे। जी हाँ पैसे वापस मिल सकते हैं लेकिन ये वर्डिबिलिटी नहीं हो सकती। इसकी वर्डिबिलिटी के लिए रेस्टिट्यूशन की पोजीशन होना जरूरी है। क्लियर है बात भाई? ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ये इसका जो स्नैपशॉट है पुराने स्टडी टेक्स्ट का वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, ताकि तुम उसको अपने पास एक नोट डाउन कर लो, ठीक है, वो याद रहना चाहिए। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर हो? आगे चले। काफी ज्यादा चीज हो गई। ये अच्छा है सर, खत्म तो सभी कुछ हो जाएगा भाई, मिस्टेक के अलावा मुझे लग रहा है। 5 मिनट का ब्रेक लो फिर शुरू करते हैं। यही पे क्लास में बैठे बैठे ब्रेक है, ठीक है ना। 20 मिनट में इंशाल्लाह मिस्टर प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे। लेकिन भाई देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए और उसके पास पेपर भी हो, तो क्लास अटेंड करो भाई। अच्छा भाई अभी हमने क्या खत्म कर लिया? फ्रॉड। अब हमारे पास कॉशन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया और ठीक है भाई। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? मिसरिप्रेजेंटेशन की। अगली क्लास में हम मिस्टेक करेंगे और उसके सैटरडे को हम करेंगे पास पेपर, ठीक है। ये जरा अपने ध्यान में ये पूरा सिनेरियो रख के चलना। और मिस्टेक वाला चैप्टर मिस मत करना मेरे भाई। मिस्टेक ऐसी कहानी है जो आईकैप में बहुत ज़्यादा पूछी नहीं गई है, और मिस्टेक पे अगर कभी क्वेश्चन बने तो हमारी जो आवाम है ना वो मुश्किल में आ जाएगी। वो ऐसी सी मिस्टेक करके आएगी कि आईकैप दोबारा मौका देगा वर्डिबिलिटी का, ठीक है। क्योंकि अभी तक एग्जाम में अनड्यू इन्फ्लुएंस में बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं, कॉशन पे आए हैं, फ्रॉड पे भी बन गए, मिस्टेक को टच नहीं किया था उसने। चांसेस तो यार किसी वक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी मिसरिप्रेजेंटेशन समझ लो फ्रॉड के आगे पीछे की चीज है, इसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती। वो क्या नहीं होती? इंटेंशन नहीं होती डिसीव करने की। फ्रॉड में क्या होता है, आपकी इंटेंशन क्या होती है? दूसरी पार्टी को डिसीव करें। यहाँ पे इंटेंशन डिसीव करने की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इंटेंशन मतलब, अभी मैं पहले एक जनरल एग्जांपल ले लूं। देखो मैंने एग्जांपल ली कि भाई तुम एक इंपोर्टेड टीवी बेच रहे हो, ए बी को क्या सेल कर रहा है? कह के बोल रहा है कि ये इंपोर्टेड अप्लायंस है, होम अप्लायंस है, ठीक है, जबकि एक्चुअल में वो इंपोर्टेड नहीं है, इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है ये, ठीक है ना। देखो दो चीजें हो सकती हैं, एक को इंफॉर्मेशन क्या है, पता है कि ये इंपोर्टेड नहीं है,
अगर ए को ये पता है कि ये इंपोर्टेड नहीं है और फिर वो इंपोर्टेड कह के बेच रहा है तो क्या कर रहा है? ये कर रहा है फ्रॉड। और अगर उसे भी नहीं पता, उसने भी पीछे से कहीं से खरीदा, उसे भी कहीं से नहीं पता, पीछे से उसने खरीदा और उसको क्या बोल के बेचा गया? इंपोर्टेड है। तो अब यहाँ पे ये फ्रॉड नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अब ये इसको पूछा गया और उसने बताया कि भाई ये इंपोर्टेड है, उसे भी बिलीव ये था कि ये क्या चीज है? इंपोर्टेड है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे अब फ्रॉड नहीं कर रहा, डिसीव नहीं कर रहा, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ आ रही है भाइयों बात? ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, फ्रॉड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि ये वाकई में लोकल है। अगर पता होता और फिर बोलता तो क्या होता? फ्रॉड है। ये क्लियर हो रही है बात? द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सॉरी मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब इसमें देखो कितनी चीजें हैं। द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believe it to be true। पॉजिटिव assertion, वहां क्या बात की थी हमने? वहां क्या बात की थी? कौन सी assertion थी? फॉल्स assertion। यहाँ कौन सी assertion है? यहाँ है, हम कह रहे हैं कि भाई ऐसी पॉजिटिव assertion which is not true though he believe it to be, क्या मतलब हुआ? यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऐसी assertion जो कि ट्रू नहीं है लेकिन वो बिलीव करता है कि ये ट्रू है। ये इंपोर्टेड है? नहीं, नॉट ट्रू, बट ही बिलीव कि ये क्या है? इंपोर्टेड है। तो जो assertion उसने दी है, जो पॉजिटिव assertion दी है उसने, वो सही नहीं है लेकिन वो बिलीव करता है कि वो क्या है? ट्रू है। वर्डिंग समझ आ रही है? ठीक है। Any breach of duty which without an intention to receive gain and advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to the prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, causing however innocently a party to make an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। ठीक है। और आपने अगर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, ये समझ आ गई पॉजिटिव assertion। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? आप कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करें और ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने से आपको ऑब्जेक्टिव, आपको क्या हुआ? कोई अनफेयर एडवांटेज मिल रहा हो और दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हो। ठीक है। अब जरा इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हैं। पहली कौन सी है? पॉजिटिव assertion which is not true but he believe it to be true। दूसरा any breach of duty। ठीक है। Anwar sold a mine to Munawwar and told certain fact about the mine which were incorrect. Anwar believed that it to be true. Later Munawwar discovered the real fact. This is a misrepresentation based on unwarranted statement। Azhar told mother that the monthly sale of his business was rupees 50 million before the contract was signed. Sales was decreased to rupees 35 million. Other did not inform mother about the decrease. Held there was misrepresentation based on breach of duties। ठीक है ना। The seller told the buyer that the bike is free from defect, but there was a built-in defect in it. There is a misrepresentation based on reducing mistake about subject matter। जो built-in defect था उसके अंदर, उसे भी नहीं पता था। तो क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन है? फ्रॉड नहीं है। अब जरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी की एग्जांपल पढ़ो। A company prospectus contain a representation that it has a statutory power to run its tramway by steam। अच्छा, ये बहुत पुराना केस है। ठीक है, इसको मिटा दूं। A company prospectus contain a representation that it has a statutory power to run its tramway by saving providing the consent of the government was obtained। ठीक है। The director issued the prospectus stating that their company has the right to use steam power। They honestly believe that the permission for the use of steam power would be granted। The permission was refused। The company was then wound up, held the director was guilty of misrepresentation and not
फ्रॉड। अच्छा देखो हुआ क्या, आपने कंपनी बनाई, कंपनी ने क्या किया, इशू किया, कंपनी ने क्या इशू किया, प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, बल्कि इसका नाम ही नहीं, कंपनी ने क्या इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया। तो कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया और उस पर क्या लिखा, उस प्रोस्पेक्टस में लिखा कि हमारे पास स्टीम से ट्राम चलाने का लाइसेंस मौजूद है। क्या मौजूद है, ये 18वीं सेंचुरी का केस है, ठीक है ना, बहुत पुराना केस है, क्योंकि उस जमाने में ये था कि ये लाइसेंस लेने पड़ते थे, ठीक है। तो आपने कहा पब्लिक सब्सक्रिप्शन लेनी है आपको, तो आपने कहा कि भाई हमारे पास लाइसेंस आ गया। लाइसेंस आने का क्या मतलब है, लाइसेंस आने का मतलब है कि आपका कंपनी का प्रोस्पेक्टस अच्छा है, आप कंपनी ग्रो करेगी। हुआ ये कि ये एक्चुअल में इनके पास लाइसेंस मौजूद, बोलो भाई था या नहीं था, एक्चुअल में लाइसेंस मौजूद नहीं था। अब जब लाइसेंस मौजूद नहीं था, गवर्नमेंट से इन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था, मिला नहीं था अभी तक, तो इन्होंने जब पैसे पकड़ लिए तो हुआ ये कि पैसे तो आ गए, लेकिन गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया, डिनाई कर दिया। अब ये बताओ कि अगर लाइसेंस डिनाई हो जाए तो काम कर सकते हो तुम, काम कर सकते हैं वो वाला काम, ठीक है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो पैसे तो ले लिए थे आपने, किससे लिए थे, पब्लिक से। पब्लिक ने क्या केस फाइल किया, डायरेक्टर्स के ऊपर, पब्लिक ने डायरेक्टर के ऊपर क्या केस फाइल किया, फ्रॉड का केस फाइल किया। किसका केस फाइल किया, कि भाई ये कंपनी के डायरेक्टर ने हमारे साथ क्या किया, फ्रॉड किया है, अपेरेंटली लग भी रहा है, ठीक है, कोर्ट में केस किया। अब जब कोर्ट में केस किया ये वाला कि भाई ये फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, अब इसको इसी पर्सपेक्टिव में दोबारा बता रहा हूं मैं। A company prospectus contain a representation that it has the statutory power to run its tramways by steam provided the consent of the government was obtained। उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट की परमिशन ले ली है। The director issued the prospectus stating therein that the company has the right to use power। They honestly believe, इसको हाईलाइट करो, they honestly believe that the permission for the use of steam power would be granted। उन्होंने कहा कि भाई हमने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था और ऑनेस्टली उनकी बिलीव ये था, ऑनेस्टली बिलीव क्या था कि हमें मिल जाएगा, लाइसेंस मिलना तो इशू ही नहीं है। The company was, the permission was refused। The company was then wound up, held the director was guilty of misrepresentation and not the fraud। तो कोर्ट ने कहा कि देखो उनको लाइसेंस नहीं मिला, अप्लाई किया लेकिन लाइसेंस नहीं मिला। उनको बिलीव ये था, उनका बिलीव ये था कि लाइसेंस मिल जाएगा, तो उनकी इंटेंशन क्या डिसीव करने की थी, इंटेंशन डिसीव करने की थी। अगर इंटेंशन डिसीव करने की नहीं थी तो उन्होंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की जरूर की है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी जरूर की। आइडियली दे शुड हैव टू टेल इन द प्रोस्पेक्टस कि वी हैव अप्लाइड फॉर बट नॉट गेट ग्रांटेड। ये लिखना चाहिए था उनको। क्या लिखना चाहिए था कि हमने अप्लाई कर लिया है लेकिन अभी इसका ग्रांट लाइसेंस नहीं हुआ, ताकि पब्लिक को फुल डिस्क्लोजर मिल जाता। बट ये जो उन्होंने काम नहीं किया, तो उन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया, फ्रॉड तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। बात क्लियर हो रही है? There is no intention to deceive, but they have a duty to disclose proper fact। They have to disclose accurate fact। क्या वो काम किया इन्होंने? तो उन्होंने breach of duty कर दी। तो उन्होंने क्या किया? फ्रॉड किया? नो, मिसरिप्रेजेंटेशन कर दी उन्होंने। देखो दो चीजें अलग अलग हैं।
इसको लिख लो, फिर मैं इसी को थोड़ा सा एलिब्रेट करूं। लिख लिया? जुर्म देखो अलग अलग चीज़ है ना। तुम धोखेबाज हो और तुमसे मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तुमने धोखा दिया, अगर तुम्हें को बोले तुमने फ्रॉड किया है, फ्रॉडी हो तुम। ये कोई बड़ी एलिगेशन है, अगर शरीफ आदमी है तो उसके तो बड़ी एलिगेशन है या नहीं है? बाकी तो फिर बदनाम ना हुए तो बदनाम नाम कैसे होगा? मिटा दूं इसे? जरा कुछ सोसाइटी में देखें हमारे पास कैसे कैसे ऐसी चीजें आती हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी जो पब्लिक के अंदर ये चीजें आती हैं, एक हज ऑपरेटर होते हैं या उमरा ऑपरेटर होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? बोलो भाई, क्या चाहिए होता है? जो हज या उमरा ऑपरेटर होते हैं उनको क्या चाहिए होता है कंपनी की तरफ से? ओ भाई, लाइसेंस चाहिए होता है, वीजा लाइसेंस चाहिए होता है। लाइसेंस चाहिए होता है कि आपको ऑथराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इतने नंबर ऑफ पर्सन्स को हज पे या उमरे पे लेके जा सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि भाई ये भाई साहब उठे और कहा कि भाई लोगों से आप पैसे पकड़ रहे हैं इस चीज के, भाई पैसे ले रहे हो ना उसकी, ठीक है। अब आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने पब्लिक को बोला कि मेरे पास क्या मौजूद है? लाइसेंस मौजूद है, और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किस चीज का? आपने उनसे 12 लाख रुपए पर बंदा हज का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, उन्होंने आपको एडवांस भी पे कर दिया और आपके पास ये लाइसेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। आपके पास लाइसेंस ना, आपने कोई अप्लाई किया हुआ है ना आपके पास लाइसेंस मौजूद है, ठीक है। और ये काम आप कर रहे हो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो लोगों से, ये क्या है? वर्डेबल नहीं है। पहले ये नहीं बताओ मुझे, ये किस कैटेगरी में जा रहे हैं? फ्रॉड में जा रहे हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन में जा रहे हैं? क्योंकि आपकी इंटेंशन किस चीज की है? ये जब आपके पास है ही नहीं और आप काम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? और किस कैटेगरी में जा रहे हैं फ्रॉड के? एम्प्टी प्रॉमिसेस। आपको पता है कि ये काम आप नहीं करा पाओगे। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। इसी तरह आपकी सोसाइटी में होता है, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो क्या कहते हैं कि हम आपको ये बिल्डिंग बना रहे हैं, आप इसके हमें पैसे देना शुरू कर दो, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रॉड हमारे। आपने पैसे दे दिए और पैसे उठाए और लेके मुल्क से बाहर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका, दिस इज फ्रॉड फ्रॉम दिस साइड। आप इसके ऊपर फ्रॉड का केस डाल सकते हैं। तो आपकी सोसाइटी के अंदर हज ऑपरेटर, उमरा ऑपरेटर, टूरिज्म वाले और ये फ्रॉड करने में सबसे ऊपर होते हैं। कुछ साल पहले लाहौर में पोर्श है ना, पोर्श, उस एक बंदे ने अपने आप से रिप्रेजेंट किया था कि उसका डीलर है, उसने 8-9 करोड़ जमा किए लोगों से बुकिंग की गाड़ी और चला गया। तो फ्रॉड किया ना उसने। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्डेबल है। क्यों वर्डेबल है? क्योंकि उसके पास उस डीलरशिप का कोई लाइसेंस नहीं था, ठीक है। आपने डीलरशिप का लाइसेंस लिया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मिल जाएगा। आपने पॉर्श में ड्यूली अप्लाई किया हुआ है, आपके पैसे भी है, फाइनेंसिंग भी है, आपने सेटअप भी बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो लाइसेंस नहीं मिला, तो जो बुकिंग के पैसे आपने लिए थे, आप पे लोगों ने किस चीज़ का केस डाला? फ्रॉड का डाला। तो कोर्ट कहेगी कि भाई ठीक है, उसने मिसरिप्रेजेंटेशन जरूर की है लेकिन फ्रॉड नहीं किया। दे जेन्युइनली अप्लाइड फॉर द लाइसेंस फॉर द डीलरशिप
बट दे डिडंट गेट द लाइसेंस। उनकी इंटेंशन किस चीज की नहीं थी? डिसीव करने की नहीं थी। अगर डिसीव करने की इंटेंशन होती तो ये आप किधर ले जाते? फ्रॉड में। अगर डिसीव करने की इंटेंशन नहीं है तो ये आप कहाँ लेके चले गए? ये जरा फर्क समझना, ये और समझना। आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो की, आप जिनसे बुकिंग लेते हैं उनको बता जरूर देते कि भाई मैंने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, अब ये लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं आपको फिर ये ऐसी डिलीवरी वगैरह दूंगा, लेकिन अभी मेरा लाइसेंस नहीं है, अप्लाई किया हुआ मैंने। ये आपने जब नहीं बताया तो इसका मतलब यू हैव ब्रीच्ड दैट ड्यूटी, एंड इफ यू ब्रीच दैट ड्यूटी तो आपने क्या किया? मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड नहीं किया आपने। यू हैव अ ड्यूटी, ठीक है ना, तो मतलब आपको बताना था, आपकी ड्यूटी थी, आप डिस्क्लोज करते हैं, बट यू डिडंट डू दैट, ठीक है ना। तो आपने क्या की? ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, ठीक है ना। तो अब ये समझ आ रही है आपको भाई, मिसरिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? 5 मिनट लें और ऊपर खत्म कर लें, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्लास इन लोग, ठीक है ना। अच्छा, तो आज हमने देखो, आज हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस खत्म कर लिया, कॉशन खत्म कर लिया, फ्रॉड खत्म कर लिया, मिसरिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिव असर्शन नॉट ट्रू, बिलीव इट टू बी ट्रू, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी समझ आ गई ना, ठीक है। तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट अपने वेडनेसडे को रिवाइज करके आना, ऐसी नहीं आ जाना कि सारी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमें नहीं पता, ठीक है।